अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। मंगल के रोज़ जो शख्स सबसे आखिर में मुझसे मिलने आया वो एक दुबला पतला और दराज कामत नौजवान था। उसकी उम्र 20 के आसपास रही होगी। वो खासा मुस्तरिब और हवास बाख्ता नजर आता था। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए कहा। वो इज़्तिरारी अंदाज में एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने इसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, मैं बेहद परेशान हूँ। वो इधर उधर देखते हुए बोला। मैंने बड़ी रसान से कहा, वो तो आपकी सूरत ही से दिखाई दे रहा है। अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताएं। मेरी परेशानी का नाम है मुराद खान, उसने सरासीमा लहजे में जवाब दिया। मुराद खान? मैंने कागज़ कलम संभालते हुए दोहराया। ये कौन साहब हैं? ये साहब नहीं, एक शैतान है, वो नफरत आमेज अंदाज में बोला। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे जिंदा दफन कर दूं। आखिरी जुमला अदा करते हुए इस नौजवान के चेहरे और आंखों में मुराद खान के लिए नापसंदीदगी की चिंगारियां सी छूटने लगी थीं, जिससे वाज़ेह हो गया था कि वो मुराद खान के लिए अपने दिलो दिमाग में किस नौइयत के ख़यालात व जज्बात रखता था। मैंने इसका गुस्सा ठंडा करने और इसके मसले को समझने की गर्ज से नहायत ही दोस्ताना अंदाज में सवाल किया, आपका नाम क्या है? इमरान, उसने जवाब दिया। इमरान अली। इमरान साहब, मैंने इसे इसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा, अगर कोई मुराद खान आपको परेशान कर रहा है तो बताएं, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा जो भी मसला है इसे कोई तजुर्बेकार वकील ही हल कर सकता है। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मेरे एक मुखलिस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं इधर उधर भटकने के बजाय किसी वकील से जाकर मिलूं, सो मैं आपके पास आ गया हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गए, मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कदरे बेतकल्लुफ़ी से कहा। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैं इस तरह तुम्हारा मसला हल नहीं कर सकता। जी, क्या मतलब है वकील साहब? वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। भाई इमरान मियाँ, मैंने कहा, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे साथ दरअसल कौन सा मसला है, इस वक्त तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि किसी मुराद खान की वजह से तुम परेशान हो और इस शख्स से तुम्हें शदीद नफरत भी है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है वकील साहब, वो खासे इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। आप मेरे मसले को समझ गए तो मुझे यकीन है कि आप इसे हल भी कर लेंगे। मेरा आपसे तुम पर आना खासा सूदमंद साबित हुआ था। मैंने इमरान अली की परेशानी में वाज़ेह कमी महसूस की। अभी उसने मेरे अंदाज़े लगाने और मसला समझने की जो बात की थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। मैंने अभी तक कोई अंदाज़ा कायम नहीं किया था। जो कुछ भी था किसी ने मुझे बताया था, और मसला जब तक वो अपनी ज़बान से बयान ना करता मैं भला कैसे समझ सकता था। खैर, मैंने इस हवाले से इसे छेड़ना मुनासिब ना जाना और उसके जवाब में कहा, इमरान, मुझे बताओ, ये मुराद खान है कौन? मुराद खान मेरे डैडी का दोस्त है, उसने जवाब दिया। डैडी का दोस्त? मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखा। जी वकील साहब, उसने उस बात में गर्दन हिलाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें। लेकिन तुम्हारे डैडी का दोस्त तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? मैंने उलझनज़दा लहजे में उससे इस्तफसार किया। वो बड़ा कमीना शख्स है जनाब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, गुंडा, बदमाश। वो मुझे कत्ल कराना चाहता है, और वो भी इस तरह कि उसका कहीं नाम ना आए। वो किराए के कातिलों से मेरा पता साफ करवाना चाहता था। मुझ पर एक दो कातिलाना हमले भी हो चुके हैं। वो तो अल्लाह का करम और मेरी किस्मत अच्छी थी कि आपको जिंदा नजर आ रहा हूँ। मेरे सामने बैठा हुआ वो दुबला पतला दराज कद नौजवान इमरान अली अपनी परेशानी की जो कहानी सुना रहा था वो खासी दिलचस्पी की हामिल और सनसनीखेज थी। लेकिन मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि मुराद खान इसके बाप का दोस्त होते हुए इसकी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ था।
इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मैंने इमरान अली से पूछा, ये मुराद खान भी कैसा शख्स है? तुम्हारे डैडी का वो दोस्त है और तुमसे दुश्मनी कर रहा है? ये अजीब सी बात नहीं? हाँ, ये बात बज़ाहिर बड़ी अजीब और नाकाबिले यकीन ही लगती है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन हकीकत यही है। तुम्हारे ख्याल में? मैंने इसका सहन पढ़ने की गर्ज से पूछा, मैं इन हालात में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप इस बदसाद जलील इंसान मुराद खान का कोई इलाज करें, वो नफरत भरे लहजे में बोला। इस पर कोई ऐसा कानूनी फंदा डालें कि वो खतरनाक इरादों से बाज आ जाए और मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसा हो तो सकता है, मगर मैंने दानिस्ता तवक्कुफ किया। मगर क्या वकील साहब? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। मगर ये कि मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक तो मुझे मुराद खान की मुकम्मल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए और दूसरे इस अमर की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इस मकसद के लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुनना पड़ेगी। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं यहाँ लोगों के मसाइल और मसाइब की कहानियाँ सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। फिर वादा करें, वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरी बिपता सुनने के बाद आप मेरा मसला हल कर देंगे। मैं क़ब्ल अज़ वक्त ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, मैंने साफ गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा। अगर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सिलसिले में किसी नौयत की कानूनी चाराजोई करके मुराद खान को ख़तरनाक अज़ाइम से बाज रखा जा सकता है, तो मैं तुमसे मुकम्मल ताउन करूँगा। अच्छा जी, ठीक है, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। आइंदा आधे घंटे में इमरान अली ने मुझे एक हैरत अंगेज़ और इंकिशाफात से भरपूर कहानी सुनाई, जिसके नतीजे में उसकी मदद करने के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था। मैं इस दास्तान अजीब में से गैर ज़रूरी अमूर को हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आगे बढ़ने से पहले आप इस केस के पस मंज़र से आगाह हो जाएं। लगभग 1 साल पहले इमरान अली अपने वालिदैन और छोटी बहन लुबना के साथ नर्सरी के इलाके में रहता था। इसके डैडी वहीद अली की उर्दू बाज़ार के नज़दीक गाड़ियों के टायर्स की एक दुकान थी। वहीद अली का काम ठीक ठाक चल रहा था, लिहाजा घर में हर तरफ खुशहाली दिखाई देती थी। ये 4 अफराद का कुनबा बड़े अमन व सुकून के साथ PECHS के इलाके में 200 गज़ के एक बंगले में रह रहा था। इस वक्त इमरान BA का स्टूडेंट था और इसकी बहन लुबना 9वीं में थी। लुबना की उम्र कमोबेश 16 साल थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इनकी खुशियों को किसी बदनिगाह की नज़र लग गई। एक रोज़ लुबना स्कूल से घर नहीं पहुंची तो घर में अफरा तफरी मच गई। तहकीक और तफ्तीश पर पता चला कि वो स्कूल से छुट्टी के वक्त सही सलामत घर के लिए रवाना हुई थी, मगर घर पहुंचने से पहले ही वो कहीं गायब हो गई। ये सूरत हाल घर के हर फर्द के लिए यकीनन नहायत ही तकलीफ दे और होश उड़ा देने वाली थी। लुबना की तलाश के लिए कोशिशें जारी ही थीं कि शाम से कुछ देर पहले इन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। ये फ़ोन घर के नंबर पर किया गया था। हेलो, फ़ोन इमरान के डैडी वहीद अली ने रिसीव किया। क्योंकि वो फ़ोन के करीब बैठे थे, एक नामानूस आवाज़ सुनकर वो इज़्तिरारी लहजे में बोले, कौन? क्या तुम लुबना के बाप हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, मैं वहीद बोल रहा हूँ, वहीद अली ने जल्दी से कहा। तुम कौन हो और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? तुम्हारी बेटी लुबना इस वक्त मेरे पास है, दूसरी जानिब बोलने वाले ने बताया। तुम इस चक्कर में न पड़ो कि मैं कौन हूँ, सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करो कि मैं चाहता क्या हूँ। तुम क्या चाहते हो? वहीद अली ने पूछा। 10 लाख रुपए, इस नामालूम भारी आवाज़ वाले शख्स ने बताया। ओह, वहीद अली एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैं तुम्हें ज़्यादा मोहलत नहीं दे सकता, वहीद अली की समात में धमकी आमेज़ अंदाज में कहा गया। इस वक्त शाम के 6 बजे हैं, बस कल शाम 6 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास, यानी कि 24 घंटे। रकम बहुत ज़्यादा और वक्त बहुत कम है, वहीद अली ने बौखलाहट आमेज़ अंदाज में कहा। मैं इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकता और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा मोहलत दे नहीं सकता, वो दो टोक अंदाज में बोला। मैं 1 घंटे के बाद दोबारा फ़ोन करूँगा, जब तक तुम फैसला कर लेना कि तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए ज़्यादा अहम हैं या बेटी की ज़िंदगी। 1 मिनट, वहीद अली ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे कब्ज़े में है? मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूँ,
वो शख्स मखसूस भारी भरकम आवाज़ में बोला, 1 मिनट ठहरो। वहीद अली और इमरान अली टेलीफोन सेट के करीब ही बैठे थे। रिसीवर वहीद के कान से लगा था, ताहम इमरान भी वहाँ से उभरने वाली आवाज़ को बआसानी सुन सकता था। इमरान की वालिदा हसीना बेगम दूसरे कमरे में थी। वो बेटी की गुमशुदगी से तो बाखबर थी, ताहम इस फ़ोन कॉल का भी उसे पता नहीं था। हसीना दिल की मरीज़ा थी। डैडी, रिसीवर में लुबना की घबराई हुई आवाज़ उभरी तो वहीद तड़प उठा। डैडी, ये लोग बहुत जालिम हैं, आप मुझे प्लीज़ घर ले जाएं। लुबना, तुम ठीक तो हो ना? वहीद की समझ में न आया कि वो क्या कहे। अभी तक तो ठीक है। रिसीवर में दोबारा वही भारी भरकम आवाज़ उभरी, और जब तक तुम चाहोगे ये ठीक रहेगी। लुबना की आवाज़ सुनाने के बाद इसे फ़ोन से दूर हटा दिया गया था और दोबारा वही शख्स वही से हम कलाम हो गया। वहीद ने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरी बेटी को एक ज़रा तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं तुम्हारा मुतालबा पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ये काम तुम्हें हर कीमत पर करना है, वो ठोस अंदाज में बोला, और वो भी कल शाम 6 बजे से पहले, वरना। मैंने कहा ना, मैं कोशिश करता हूँ, वहीद ने बेबसी से कहा। तुम 1 घंटे के बाद फ़ोन करो, फिर बात करते हैं। और हाँ, एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना वहीद अली, इसे पूरे नाम से मुखातिब करके धमकी आमेज़ लहजे में कहा गया, ये मामला हम दोनों पार्टियों के बीच में रहना चाहिए। अगर इस सिलसिले में तुमने किसी और को शामिल करने की कोशिश की या बेटी की गुमशुदगी की पुलिस को इत्तला दी, तो फिर तुम्हें लुबना की लाश ही देखने को मिलेगी। नहीं, नहीं, नहीं। वहीद ने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ बात करने वाले ने टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ते कर दिया। वहीद बेजान रिसीवर को तकने लगा। डैडी, हमें इस वाक़े की पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, इमरान अली ने बाप से कहा। हमें इस शख्स का मुतालबा नहीं मानना चाहिए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वहीद अली ने बेटे को झिड़क दिया। ये अमेरिका या इंग्लैंड की पुलिस नहीं है जो मकड़ी का बाल भी बीका न होने देगी और इसे अगवा कुनिंदगान के कब्जे से निकाल लाएगी। हमारे मुल्क में जुराइम पेशा अफराद कानून से बालातर होकर वारदातें करते हैं और इनमें से अक्सर को तो पुलिस की पुश्तपनाही भी हासिल होती है। मैं इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा के लुबना की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब है कि आपने अगवा कुनिंदगान को 10 लाख रुपए देने का फ़ैसला कर लिया है? इमरान अली ने शाकी नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा। वहीद बेटे के सवाल में पोशीदा शिकवे को बखूबी समझ रहा था, लेकिन इस नाजुक मौके पर वहीद ने वो मौजू छेड़ना मुनासिब ना समझा और निहायती संजीदगी से कहा, बेटा, 10 लाख रुपए लुबना की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम तो नहीं हैं, मगर आपके पास इतनी बड़ी रकम तो है नहीं ना? इमरान ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, आप 24 घंटे के अंदर कैसे बंदोबस्त करेंगे? पिछले दिनों इमरान अली ने गाड़ी लेने के लिए वहीद अली से कुछ रकम मांगी थी और इमरान के डैडी ने पैसे न होने का कहकर फ़िलहाल इसकी ख्वाहिश को टाल दिया था। घर में एक कार मौजूद थी और वह ज़्यादातर वहीद अली के इस्तेमाल में रहती थी। इमरान ने अलग गाड़ी लेने की फरमाइश की थी। अभी इमरान जो शिकायत भरी गुफ्तगू कर रहा था वो इसी तनाजुर में थी। अभी फौरी तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कह सकता कि रकम का बंदोबस्त कैसे होगा, वहीद अली ने बेटे के सवाल के जवाब में कहा। ज़रा मुझे सोचने दो, यह आज से लगभग 40 साल पहले का वाक़या है। मुझे सन तो याद नहीं, आप 75 समझ लें। इस ज़माने में 10 लाख रुपए यकीनन एक बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर आजकल की करेंसी वैल्यू से उसका मुआवजा करें तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की रकम बनेगी। मुझे नहीं लगता कि ये मसला सिर्फ सोचने से हल हो जाएगा। इमरान ने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, डैडी, 10 लाख रुपए अरेंज करने के लिए आपको सरतोड़ कोशिश करना पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा, वहीद अली जज्बाती हो गया। मैं अपना सारा बिजनेस फ़रोख्त कर दूँगा, मगर लुबना पर आँच नहीं आने दूँगा। इधर वहीद की बात ख़त्म हुई, उधर टेलीफोन की घंटी बज उठी। वहीद ने चौंक कर दीवार की क्लॉक की जानिब देखा। अगवा कुनिंदा ने 1 घंटे के बाद फ़ोन करने को कहा था और अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे, लिहाजा ये इस शैतान का फ़ोन तो हो नहीं सकता था। दूसरी घंटी पर वहीद ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और संभले हुए लहजे में बोला, हेलो यार वहीद, कहाँ गायब हैं आप? एक जानी पहचानी आवाज़ वहीद की समाज से टकराई। मैं आपकी दुकान पर भी गया था, दुकान क्यों बंद कर रखी है? दुकान सुबह तो मैंने खोली थी, वहीद ने बताया, बस दोपहर के बाद मजबूरन बंद करना पड़ी।
मजबूरन बंद करना पड़ी। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी जानिब से बोलने वाले ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, यार सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मुराद खान। वहीद रुहासा हो गया। मैं बैठे बिठाए एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मुराद खान ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, कैसी मुसीबत वहीद साहब? यार खान साहब, मामला बहुत नाजुक है, वहीद ने मोहतात लहजे में कहा। मैं आपको फ़ोन पर तफसील नहीं बता सकता। ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ, मुराद खान जल्दी से बोला। ये तो अच्छा हुआ मैंने आपके घर फ़ोन कर लिया। मैं आपकी दुकान बंद देखकर वापस जा रहा था तो ख्याल आया कि घर पर फ़ोन कर लूँ। पहली फुर्सत में आप मेरे पास आ जाएं, वहीद ने टूटे हुए लहजे में कहा। इस वक्त मैं बड़ी शिद्दत से किसी हमदर्द और गमगुसार दोस्त की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। खान साहब प्लीज़ जल्दी आ जाएं। इसका मतलब है मसला ज़्यादा ही सीरियस है। मुराद खान ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, फिर तसल्ली भरे अंदाज में कहा, आप फिक्र नहीं करें वहीद साहब, मैं बस 20-25 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं। वहीद अली ने रिसीवर क्रेडिल करने के बाद इमरान से कहा, बेटा तुम माँ के करीब ही रहो, तुम जानते हो ना वो दिल की मरीज़ा है। अगर इसे लुबना के अगवा के बारे में पता चल गया तो इसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। मम्मी को लुबना की गुमशुदगी की खबर है, डैडी और वो इसकी वापसी के लिए बहुत बेचैन भी हैं। इमरान ने ठोस लहजे में कहा, डॉक्टर ने इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की ताकीद कर रखी है, इसलिए वो बेडरूम से बाहर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि इन्हें सच्चाई से आगाह कर देना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो इमरान, वहीद अली ने बेचारगी से कहा, तुम्हारी माँ का दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा डैडी, इमरान ने इसरारी लहजे में कहा। बेशक मम्मी का दिल कमज़ोर हो चुका है, मगर मैं समझता हूँ कि इनका दिमाग बहुत मजबूत है, वरना जब इन्हें पता चला था कि लुबना स्कूल से वापस नहीं आई तो इन्हें इस गम से शदीद किस्म का अटैक हो जाना चाहिए था। वो लुबना की गुमशुदगी से बेहद फिक्रमंद ज़रूर हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ख़तरे वाली कोई बात नहीं। इसलिए वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसलिए अगर मम्मी को सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा। आगे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वहीद अली हथियार फेंकते हुए बोला, ये काम तुम ही अंजाम दो, अभी मैं मुराद खान पहुंचने वाला है, मैं इसके साथ मसरूफ़ हो जाऊंगा। इस दौरान में तुम अपनी मम्मी को हालात से बाखबर कर देना। इमरान उठा और खामोशी के साथ अपनी मम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मुराद खान वहीद अली के पास पहुंच गया। वहीद अली ने निहायती परेशानी के आलम में इसे खुद पर टूटने वाली मुसीबत के बारे में आगाह किया। मुराद खान ने पूरी तवज्जो और संजीदगी से उसकी बात सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, यह आपने अक्लमंदी का फैसला किया है कि इस मामले को पुलिस में नहीं डाला। इमरान खासा जज्बाती हो रहा था। वहीद अली ने कहा, जवान खून है, वो लुबना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है। आप जानते हैं मोहब्बत अंधी होती है, मुराद खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मोहब्बत से मगलूब होकर जोश जज्बात में जो भी फैसले किए जाते हैं, इनके नताइज बड़े भयानक देखने को मिलते हैं। आपको अपने मुल्क की पुलिस के किरदार और कारकर्दगी का भी बखूबी अंदाज़ा है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का मतलब है कि बच्ची की ज़िंदगी से खेलना। रोज़ाना के अखबारात में 3-4 ऐसी खबरें भी होती हैं कि अगवा कुनिंदगान ने तावान की रकम ना मिलने पर मकवी को कत्ल कर डाला, या पुलिस के मुतहर्रिक होते ही अगवाकारों ने मकवी को ठिकाने लगाकर उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। हाँ, ये सब मैं भी सुनता और पढ़ता रहता हूँ, वहीद अली ने छुरछुरी लेते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने इमरान की बात नहीं मानी। लेकिन खान साहब, उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर तशवीशनाक लहजे में इजाफा करते हुए बोला, 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, मैं एक दिन में इतने पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकूँगा। मुराद खान गहरी सोच में डूब गया, फिर चौंके हुए लहजे में पूछा, वो आदमी दोबारा कब फ़ोन करेगा जिसने लुबना को अगवा किया है? उसने पहले 6 बजे फ़ोन किया था, वहीद अली ने बताया, और 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करने को कहा था, यानी अब वो 7 बजे फ़ोन करेगा। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, मुराद खान ने दीवारगीर क्लॉक की जानिब देखते हुए कहा। अब जो वो फ़ोन करें तो बार्गेनिंग की कोशिश करें, इसे कहें कि आप 10 लाख अरेंज नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ,
वहीद अली मुर्तसी आवाज़ में बोला। वैसे मुझे नहीं उम्मीद कि वो अपने मुतालबे में किसी लचक का मुजाहरा करेगा। आवाज़ से वो कोई बहुत ही जालिम और शकील कल्ब लगता है। ठीक है, मगर कोशिश करने में क्या हर्ज है, मुराद खान ने कहा। कोई हर्ज नहीं है, वहीद अली ने जवाब दिया। मुराद खान ने पूछा, वही साहब, आपने इस शख्स की आवाज़ पर गौर किया था? वो आपके किसी जानने वाले या किसी दुश्मन की आवाज़ तो नहीं थी? खान साहब, ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वहीद अली ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। और जहाँ तक इस आदमी की आवाज़ का ताल्लुक है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो आवाज़ मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुनी है। मुराद खान ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब है कि वो कोई बहुत ही ख़तरनाक और पेशावर अगवाकार है। वहीद अली की परेशानी में कई सौ गुना इजाफा हो गया। इसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। उस ज़माने में ना तो स्पीकर फ़ोन ईजाद हुआ था और ना ही अभी तक CLI की सहूलत मैसर थी। मैं ये बात पाकिस्तान में हासिल इलेक्ट्रॉनिक सहूलियात की फराहमी के पेश नज़र कह रहा हूँ, लिहाजा ये पता नहीं चल सकता था कि कॉल करने वाला कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी घंटी पर वहीद ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। इसके हेलो कहने से पहले ही दूसरी जानिब से इस्तफसार आ गया। हाँ, तो तुमने 10 लाख रुपए अदा करने के बारे में क्या फ़ैसला किया है? वहीद ने फ़ौरन उसकी आवाज़ को पहचान लिया। ये वही शख्स था जिससे वहीद की पहले भी बात हो चुकी थी। इसने अपने कहने के ऐन मुताबिक ठीक 1 घंटे के बाद फ़ोन किया था। वहीद ने मुराद खान को मखसूस इशारा करने के बाद अगवाकार को जवाब दिया। उसका अंदाज खिंचाने वाला था। भाई, 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, मैं इसका इंतज़ाम नहीं कर सकूँगा, तुम रकम कम करो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी से प्यार नहीं है, इस शख्स ने पूरी सपाकी से कहा। ज़िंदगी प्यारी है इसकी और मैं तुम्हारा मुतालबा पूरा करना चाहता हूँ, वहीद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि रकम में कमी करो ताकि मैं तुम्हारी दी हुई मोहलत के अंदर अंदर उसका बंदोबस्त कर सकूँ। 10 लाख तुम्हारे जैसे कारोबारी आदमी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगवाकार टस से मस होने को तैयार नहीं था। इस दौरान में मुराद खान भी वहीद अली के साथ जुड़ा बैठा था और कान रिसीवर के इंतहाई करीब कर रखा था। मुराद खान ने एक पर्ची पर लिखकर वहीद की तरफ बढ़ा दिया। वहीद ने मुराद खान की तहरीर की रोशनी में अगवाकार से कहा, देखो, तुम एक बाप की मजबूरी को समझने की कोशिश करो। यकीन करो, मैं वाकई 10 लाख का इंतज़ाम करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सोचो, अगर मेरी जगह तुम होते और कोई शख्स तुम्हारी बेटी को अगवा कर लेता तो तुम। बस, दूसरी जानिब बोलने वाले ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। चंद लम्हात खामोशी से दबे पाँव गुजर गए। वहीद को तशवीश हुई कि वो बंदा कहाँ गायब हो गया। उसने उलझन ज़दा नज़र से मुराद खान की तरफ देखा, फिर माउथ पीस में कहा, क्या हुआ? तुम कहाँ चले गए? तुमने मेरी बेटी का जिक्र करके अपने लिए मेरे दिल में अपनी काफ़ी गुंजाइश पैदा कर ली है, वो कतरे नरमी से बोला। बताओ, कितनी रियायत कर दूँ? मुराद खान भी बराबर ये गुफ्तगू को सुन रहा था। वहीद ने सवालिया नज़र से मुराद खान की तरफ देखा तो उसने एक हाथ की 5 उंगलियां खड़ी कर दी। बस 5 लाख ठीक हैं, वहीद अली ने अगवाकार से कहा। ये तो बहुत ही कम है, अगवाकार बिगड़े हुए लहजे में बोला। न तुम्हारे 5 लाख और न मेरे 10 लाख। बस एक ही फिगर बोल रहा हूँ, 7 लाख रुपए। एक पैसा कम न एक पैसा ज़्यादा। तुम रकम के बंदोबस्त में लग जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें ठीक 9 बजे फ़ोन करूँगा। इससे पहले कि वहीद अली अगवाकार की बात के जवाब में कुछ कहता, इस खबीर शख्स ने फ़ोन बंद कर दिया। वहीद अली ने परेशान नज़र से अपने दोस्त मुराद खान की तरफ देखा। मुराद ने भी ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी थी। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, तो इसका मतलब है कि बेटी की बाहिफाजत वापसी के लिए आपको 7 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। मुराद खान, 7 लाख अच्छी खासी रकम है, वहीद अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं रातों रात इतनी रकम का इंतज़ाम नहीं कर सकूँगा, मजबूरन मुझे। वो कहते कहते रुक गया तो मुराद खान ने पूछा, मजबूरन क्या वहीद अली? मुझे अगर अपना कारोबार और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो मैं देर नहीं करूँगा, वहीद ने जज्बाती लहजे में कहा। लुबना से बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है? वही साहब,
इस मुसीबत की घड़ी में आपको अपना घर और गाड़ी फरोख्त करना पड़े तो फिर लानत है मुझ जैसे दोस्तों पर, मुराद खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर वहीद ने उलझनज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। फिर ये मसला कैसे हल होगा मुराद खान? आप आसानी से कितनी रकम जमा कर सकते हैं? मुराद खान सोचती हुई नज़रों से वहीद अली को देखते हुए बोला, मेरा मतलब है कि अपनी सी कोशिश करके कोई चीज़ फरोख्त किए बगैर। वहीद ने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए। ठीक है, आप 2 लाख का बंदोबस्त कर लें और बाकी के 5 लाख। वहीद अली के लहजे में गहरा तज़ब्ज़ुब था। 5 लाख के लिए मैं कोशिश करता हूँ, मुराद खान गहरी संजीदगी से बोला। आप कर सकेंगे? वहीद खान ने बेयकीनी से अपने दोस्त की जानिब देखा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं अपने ताल्लुकात की डोरियां हिलाता हूँ, अल्लाह बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। मुराद खान प्रॉपर्टी का काम करता था। जुबली के इलाके में उसकी एक खूब चलती हुई स्टेट एजेंसी थी। ये तो वहीद अली को मालूम था कि मुराद खान के ताल्लुकात का दायरा खासा वसी था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि मुराद खान को उसकी कोशिश में कामयाबी हासिल हो। अगर ऐसा हो जाए तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा मुराद खान, वहीद अली ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। मैं बाद में आपकी रकम पाई पाई अदा कर दूंगा। बात की बात में देखी जाएगी वहीद साहब, मुराद ने सरसरी अंदाज में कहा, और आप ये एहसान वहसान की बात ना करें। इस वक्त आप पर बड़ा मुश्किल वक्त है। मैं एक सच्चा दोस्त होने के नाते आपके काम आने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कभी खुदा न खास्ता मुझ पर भी बुरा वक्त पड़ा तो आप दोस्ती निभा दीजिएगा। और जहाँ तक इस 5 लाख रुपए की रकम का ताल्लुक है तो ये यकीनन आप मुझे वापस करेंगे, क्योंकि मैं भी कहीं से लेकर ही आपको दूंगा। अगर मेरे पास होते तो कोई बात ही नहीं थी। मुराद खान, मैं आपकी रकम ज़रूर वापस करूंगा, वहीद अली ने इज़्तिरारी लहजे में कहा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दरकार होगा। मिल जाएगा वक्त भी, मुराद खान खड़ा होते हुए बोला। मैं अब चलता हूँ ताकि इस मसले को हल करने के लिए चारा जोई कर सकूँ। फिर मुराद खान वहीद अली को तसल्ली तशफ़ी देने के बाद घर से रुखसत हो गया। वो रात वहीद अली, इमरान अली और हसीना बेगम के लिए क़यामत की रात थी। हसीना बेगम को तो चुप सी लग गई थी। इमरान अली का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। इसकी वालदा मजबूत दिमाग की मालिक थी। सूरत हाल की संगीनी से इसे बाखबर कर दिया गया था। वो चुपचाप लेटी खामोशी से आंसू बहाए जा रही थी। इन लोगों ने कोशिश करके इस खबर को घर से बाहर नहीं जाने दिया था कि लुबना को अगवा कर लिया गया था। वहीद अली की कोशिशों ने इस अमर को यकीनी बना दिया था कि वो अगली सुबह 2 लाख का बंदोबस्त कर सकेगा। अब इसे अपने बेलौस दोस्त मुराद खान के फ़ोन का इंतज़ार था। मुराद खान ने अलग सुबह फ़ोन किया और ये नवीद सुनाई कि वो दोपहर तक 5 लाख का इंतज़ाम करने में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा अगर अगवाकार फ़ोन करे तो इसे दोपहर के बाद का कोई वक्त दिया जाए। मुराद खान, मैं चाहता हूँ कि तुम आज का दिन मेरे साथ ही रहो, वहीद अली ने तशक्कुर और मिन्नत के मिले जुले अंदाज में कहा। जब तक लुबना घर नहीं आ जाती मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं दिन में रकम लेकर आ रहा हूँ, मुराद ने मजबूत लहजे में कहा। हौसला नहीं हारो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये मामला निमट नहीं जाता मैं तुम्हारे ही पास रहूँगा। वहीद अली ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। 9 बजे अगवाकार का फ़ोन आ गया। उसने वहीद के हेलो के जवाब में सवाल किया, रकम का इंतज़ाम हो गया? दोपहर तक हो जाएगा। पक्का या डानोडोल? पक्का, वहीद ने जवाब दिया। ठीक है, मैं दोपहर में 3 बजे फ़ोन करूँगा, वो तेकमाना अंदाज में बोला। फिर तय करेंगे कि तुमने रकम लेकर कहाँ पहुँचना है। और हाँ, लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने चुभते हुए लहजे में पूछा, तुमने कहीं स्मार्ट बनने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वहीद अली ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। ये तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। मेरा एक आदमी मुसलसल तुम्हारी और तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा है। इधर तुमने होशियारी दिखाई, उधर तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का चिराग मतलब गुल। नहीं नहीं, वहीद अली तड़प कर बोला, मैंने ऐसी गलती अब तक नहीं की और ना ही करूँगा। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, वो अजीब से लहजे में बोला। मेरा आदमी तुम्हारी रिपोर्टिंग कर रहा है। अभी तक तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी तुम इसी माकूलियत का मुजाहरा करोगे। मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
वहीद ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, और तुम भी मेरी बेटी को ज़रा सी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। मैं अपने वादे का पास करूंगा, वो मुस्तहकम लहजे में बोला। तुम ताउन कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी बेटी के खाने पीने सोने जागने का ख्याल रखे हुए हूँ। इस हवाले से तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। मेरी लुबना से बात करवाओगे? वहीद ने गिड़गिड़ाए हुए अंदाज में कहा। सपहर 3 बजे बात करवाऊंगा, वो दो टोक लहजे में बोला। अभी नहीं प्लीज़। वहीद अली की आवाज़ लजाजत से लबरेज थी। सॉरी, अगवा खान ने खुरदरे अंदाज में कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वहीद ने इस रोज़ भी दुकान नहीं खोली। मार्केट वालों और पड़ोसी दुकानदारों से उसने कह दिया था कि हैदराबाद में किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया है, लिहाजा दुकान बंद ही रहेगी। मुख्तलिफ ज़ावियों में भाग दौड़ करके उसने 2 लाख कैश का बंदोबस्त कर लिया था। दोपहर के वक्त मुराद खान भी 5 लाख के करेंसी नोट लेकर उसके घर आ गया। वही साहब, आपकी किस्मत अच्छी है जो रकम का इंतज़ाम हो गया, मुराद खान ने गहरी संजीदगी से कहा, वरना मैं तो मायूस होने के करीब था। बस अल्लाह ने मेहरबानी की और एक जगह बात बन गई। मायूसी को इसीलिए तो गुनाह अजीम कहा गया है कि इस कैफियत में गिरफ्तार होकर इंसान अपने अल्लाह से दूर हो जाता है। वहीद ने रकम का इंतज़ाम हो जाने पर कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा, अब मुझे यकीन हो चला है कि मेरी लुबना शाम से पहले सही सलामत घर आ जाएगी इंशाअल्लाह, मुराद खान ने पुरयकीन अंदाज में कहा और फिर रकम वाला लिफाफा वहीद की जानिब बढ़ाते हुए इजाफा किया। अब रकम गिन लें। आप गिन कर लाए हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तो गिनकर ही लाया हूँ। मुराद खान ने इस बात में गर्दन हिलाई, और इस रकम की गिनती तो वैसे भी बहुत आसान है। सीधे सीधे लाख वाले 5 पैकेट बने हुए हैं और नोट बिल्कुल नए हैं। बातों के दौरान ही में मुराद खान ने ब्राउन लिफाफे में से करारे नोटों के 5 पैकेट निकालकर वहीद अली से कहा, ये अपने पास रख लें। वहीद ने नोटों को हाथ नहीं लगाया और ये कहते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। 1 मिनट मुराद खान, मैं भी आता हूँ। मुराद खान अस्बात में गर्दन हिलाकर रह गया। वहीद अली 1 मिनट से पहले ही वापस आ गया और कदरे इस्तेमाल शुदा नोटों के 2 पैकेट भी साथ लाया। वो 2 लाख की रकम अपने दोस्त की जानिब बढ़ाते हुए बोला, खान साहब, इनको भी पूरे लिफाफे में रख लें। 7 लाख एक ही जगह रहें तो अच्छी बात है। मुराद खान ने मज़कूरा 2 लाख रुपए भी इसी लिफाफे में डाल लिए जिसमें वो अपने 5 लाख रख कर लाया था। लिफाफे पर रबर बैंड चढ़ाने के बाद उसने वहीद अली की तरफ देखते हुए कहा, कोई चमड़े या रेक्सीन का छोटा सा हैंडबैग चाहिए होगा। इतनी बड़ी रकम को लिफाफे में रखकर घूमना ख़तरनाक भी हो सकता है। ऐसा बैग है मेरे पास, वहीद ने कहा, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो एक बार फिर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया और मज़कूरा बैग लेकर आ गया। 7 लाख की खती रकम उस वक्त के हिसाब से। इसको बैग में डालकर एक अलमारी में महफूज कर दिया गया। दिन के खाने के नाम पर उन्होंने थोड़ा जहर मार किया, फिर अगवा कुनिंदा के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। फ़ोन सेट इनके करीब ही रखा हुआ था। अगवाकार वक्त और वादे का बहुत पाबंद साबित हो रहा था। ठीक 3 बजे फ़ोन की घंटी बज उठी। आखिरी टेलीफोनिक गुफ्तगू में अगवाकार ने 3 बजे से पहले ही फ़ोन करने को कहा था। मुराद खान भी वहीद के नज़दीक आ गया। वहीद ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और इज़्तिरारी लहजे में कहा, हेलो। हाँ वहीद अली, दूसरी जानिब से इसी मखसूस आवाज़ में पूछा गया। रकम का बंदोबस्त हो गया? जी, रकम तैयार है, वहीद ने जल्दी से कहा। अब तुम वादे के मुताबिक लुबना से मेरी बात करवाओ। ठीक है, अगवा खान ने सरसरी अंदाज में कहा। अगले ही लम्हे लुबना की मुतमईन आवाज़ वहीद अली की समाज से टकराई। डैडी, मुझे बताया गया है कि आपने मुझे छुड़ाने के लिए रकम का इंतज़ाम कर लिया है। हाँ मेरी जान, वहीद ने जज्बाती अंदाज से कहा, तुम परेशान नहीं होना। आज का सूरज गुरूब होने से पहले तुम मेरी नज़र के सामने अपने घर में होगी। थैंक यू डैडी, वो खुश होते हुए बोली। इन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाई? वहीद अली ने बड़े दुलार से पूछा। लुबना के बजाय अगवाकार की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ठीक 5 बजे रकम चाहिए। यकीनन इस शख्स ने लुबना के हाथ से रिसीवर छीन लिया था। वहीद अली ने इसकी बात के जवाब में कहा, मिल जाएगी, बताओ रकम कहाँ पहुँचाना होगी। मैं तुम्हें ज़्यादा दूर बुलाकर सहमत नहीं दूंगा, अगवाकार ने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो जगह तुम्हारे घर से बमुश्किल 15 मिनट की ड्राइव पर है। तुम ठीक 5 बजे मेरी बताई हुई जगह पर रकम के साथ मौजूद होगे। ठीक है, वहीद अली ने जल्दी से कहा, मगर वो जगह कौन सी है?
ملاقات کے مقام کے بارے میں تمہیں 4:30 بجے بتاؤں گا، اس شخص نے کہا۔ اس کے بعد تم 10-15 منٹ کے اندر اندر اپنے گھر سے نکل پڑو گے۔ میرا وہ آدمی جو تمہاری نگرانی پر مامور ہے، وہ مذکورہ مقام تک تمہارا تعاقب کرے گا۔ جب تم میرے بتائے ہوئے مقام تک پہنچ جاؤ گے تو میرا ایک دوسرا آدمی تمہارے پاس آئے گا اور تم سے رقم لے لے گا۔ مگر میں تمہارے آدمی کو پہچانوں گا کیسے؟ وحید علی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ تم اس کے لیے اور وہ تمہارے لیے اجنبی ہے، اس شخص نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پہچان کوڈ ورڈز کے تبادلے سے ہوگی۔ میرا جو آدمی تمہاری نگرانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، وہ تمہارے پاس آنے والے آدمی سے بخوبی واقف ہے، وہ اسے تمہارے بارے میں بتا دے گا۔ میرا آدمی سیدھا تمہارے پاس پہنچے گا، کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوڈ ورڈز کیا ہوں گے؟ وحید علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا آدمی تمہارے پاس آ کر کہے گا، تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ میرے پاس ہے، بولو خریدو گے؟ تم کہو گے کہ ہاں خریدوں گا۔ کتنے کی دو گے؟ وہ کہے گا 7 لاکھ کی۔ تم کہو گے کہ ٹھیک ہے، وہ کہے گا نکالو 7 لاکھ روپے۔ تم رقم اس کے حوالے کر دو گے۔ اللہ اللہ، خیر سلہ۔ ایسے کیسے خیر سلہ؟ وحید علی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے میری بیٹی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ لبنہ کو تم کس طرح میرے حوالے کرو گے؟ جب تم 7 لاکھ کی رقم میرے آدمی کو دے دو گے تو وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے گا، وہ دیکھو تمہاری بیٹی۔ تم جب اس سمت دیکھو گے تو اپنی بیٹی کو فوراً پہچان لو گے۔ تمہاری بیٹی لبنہ کو میں تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچا دوں گا، مگر تم رقم ادا کیے بغیر اسے حاصل نہیں کر سکو گے۔ میرا آدمی رقم لے کر تم سے رخصت ہو جائے گا اور تم اپنی بیٹی کو لے کے گھر چلے جانا۔ اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا، اللہ اللہ، خیر سلہ۔ ٹھیک ہے، وحید نے اضطراری انداز میں کہا، لیکن دیکھ لو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تمہارا کوئی گڑبڑ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وحید جلدی سے بولا، بالکل نہیں۔ جب تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے تو مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ گڑبڑ کروں، وہ برہمی سے بولا۔ میں ایک اصول پسند کاروباری ہوں۔ ٹھیک ہے، تم نے جیسے کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گا، وحید علی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ مجھے اپنی بیٹی صحیح سلامت واپس چاہیے۔ تم نے کسی حماقت کے بارے میں تو نہیں سوچا؟ بالکل نہیں۔ تمہاری نگرانی پر مامور شخص نے مجھے بتایا ہے کہ کل رات سانولے رنگ کا ایک پستہ قامت آدمی تم سے ملنے آیا تھا، اغوا کار نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور میری تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ بندہ آج دوپہر سے تمہارے گھر میں موجود ہے۔ وہ کون ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ میرا ایک مخلص دوست ہے، وحید نے جواب دیا۔ مراد خان؟ کیا اس بندے نے تمہیں کسی مہم جوئی کے لیے اکسایا؟ نہیں، مراد خان بہت ہی معقول شخص ہے، وحید علی نے جلدی سے جواب دیا۔ میں اسی کے تعاون سے لاکھوں روپے کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس کا بھی یہی مشورہ ہے کہ ایسے نازک معاملات میں پولیس کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ اوہ، یہ تو خاصا عقل مند اور سمجھدار انسان ہے، اغوا کار نے تعریفی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں 4:30 بجے تمہیں فون کروں گا، تم ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا۔ 1 منٹ، وحید کو یوں محسوس ہوا تھا کہ اغوا کار فوراً فون بند کر دے گا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے دوست مراد خان کو بھی ساتھ لے آؤں، وحید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مورل سپورٹ؟ یہی سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، وہ دریا دلی سے بولا، مگر کسی شیطانی خیال کو ذہن میں جگہ نہیں دینا۔ کسی بھی نوعیت کی مہم جوئی تمہاری بیٹی کی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوگی۔ تم مطمئن رہو، وحید نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں ایسی کوئی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاباش، یہ کہتے ہوئے اغوا کار نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وحید نے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد مراد خان کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، اس آدمی نے بڑا مربوط نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، اسے میرے پاس آنے جانے والوں کی پوری خبر ہے۔ جو لوگ پیشہ ور مجرم ہوتے ہیں وہ کچے کام نہیں کرتے، مراد خان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے بہت عقل مندی کی جو لبنہ کے اغوا کی رپورٹ درج نہیں کروائی، ورنہ جیسے ہی اغوا کار کو خبر ہوتی کہ ہم پولیس کی مدد لینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لبنہ کی جان سے کھیل سکتا تھا۔ وحید کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیسی بات؟ مراد خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
लुबना को अगवा करने वाला आप पर भरोसा कर रहा है। वहीद अली ने बात अधूरी छोड़ी तो मुराद खान ने पूछा, फिर आप मेरे साथ तो जा ही रहे हैं। वहीद वजाहत करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि अगवा के बताए हुए मकाम से कुछ फासले पर आपसे अलग हो जाऊँ और रकम लेकर आप मज़कूरा मकाम तक पहुँच जाएं। मैं दूर खड़ा देखता रहूँगा। उसके आदमी के रुखसत होने के बाद हम दोनों लुबना को लेकर घर आ जाएंगे। आप नर्वस हो रहे हैं ना? मुराद ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। हाँ खान साहब, वहीद भराई हुई आवाज़ में बोला, मेरे आसाब पर बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं लुबना के लिए बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। ये ना हो कि रकम की अदायगी के वक्त मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए और लुबना। वहीद की अधूरी बात के नतीजे में मुराद खान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसके नज़दीक बैठकर उसका शाना थपथपाते हुए बोला, हौसला रखें वहीद साहब, सब ठीक हो जाएगा। गोया आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं। वहीद ने इस्तफसारिया नज़र से अपने दोस्त की जानिब देखा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मुराद खान जल्दी से बोला, लेकिन जाहिर है इस फैसले का इख्तियार मुझे नहीं है। जब अगवाकार का फ़ोन आए तो आप इससे बात करके देख लीजिएगा। अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाता है तो ठीक है। मुराद खान के साथ वहीद अली की दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन इस मुख्तसर सी मुद्दत के दौरान में वहीद इस पर अंधा एतमाद करने लगा था। जब भी इस मुसीबत की घड़ी में मुराद खान ही इसे सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा नज़र आ रहा था और मुराद खान ने रातों रात अपने दोस्त के लिए 5 लाख की भारी रकम का इंतज़ाम करके हक के दोस्ती निभा दिया था। अगवाकार की अगली कॉल से पहले दोनों दोस्तों में इस मौजू पर मुख्तलिफ ज़ावियों से गुफ्तगू होने लगी। इमरान अली को वहीद ने हसीना बेगम की देखभाल के लिए मख्तस कर दिया था और इस नौजवान ने बड़े सलीके और जिम्मेदारी से अपनी माँ को संभाल रखा था। इस घर पर जो अचानक उफ्तार टूटी थी, इसे किसी न किसी तरह बड़ी खूबी से मैनेज कर लिया गया था। बस एक आखिरी मरहला बाकी था, जिसके बाद सब ठीक हो जाना था। 4:30 बजे अगवा कुनिंदा का फ़ोन आ गया। वहीद अली के हेलो के जवाब में उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक 5 बजे हिल पार्क में सबसे बड़ी पहाड़ी की चोटी पर तुम्हें मौजूद रहना चाहिए, जहाँ बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले वगैरह बने हुए हैं। तुम आंखों पर सिया चश्मा लगा कर आओगे। ऐसा कोई चश्मा है तुम्हारे पास? जी हाँ, सन ग्लासेस हैं मेरे पास, वहीद ने जल्दी से जवाब दिया। मैं वो ग्लासेस पहन लूँगा। रकम किस चीज़ में रख कर लाओगे? अगवाकार ने पूछा। रैगज़ीन के बैग में, वहीद अली ने जवाब दिया। 7 लाख के करेंसी नोट एक भूरे रंग के लिफाफे में होंगे और वो लिफाफा रैगज़ीन के बैग के अंदर 5 लाख के नए नोट हैं और 2 लाख के इस्तेमालशुदा। नए और इस्तेमालशुदा नोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गहरी संजीदगी से बोला, बस असली होने चाहिए। मेरा आदमी नोट चेक करने के बाद ही लुबना को तुम्हारे हवाले करेगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अजीब से लहजे में बोला, नए नोटों का तो ऐसे बता रहे हो जैसे एक नया नोट 2 के बराबर होता है। तुम बेफिक्र रहो, वहीद ने इसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तमाम नोट एकदम असली हैं। बस तो फिर तुम भी बेफिक्र हो जाओ, वो शख्स फैसलाकुन लहजे में बोला, तुम्हारी बेटी सही सालिम तुम तक पहुंच जाएगी। इसके बाद वहीद अली ने नहायती मिन्नत रेज़ अंदाज में वो बात की जिसका थोड़ी देर पहले वो मुराद खान से जिक्र कर चुका था, लेकिन अगवाकार ने बड़ी शिद्दत से इनकार कर दिया। तुम्हारा वो पस्ताकामत दोस्त सिर्फ पार्किंग तक तुम्हारे साथ आ सकता है। वहीद की समाअत पर अगवाकार की करख्त आवाज़ ने हथौड़ा बरसाया, इससे आगे नहीं। तुम रकम वाले बैग के साथ अकेले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे। मेरा वो आदमी पार्किंग ही से तुम्हारे ताक़ुब में लग जाएगा जो तुमसे रकम लेगा। फिक्र नहीं करो, तुम्हें पहाड़ी पर ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद किसी सवाल या एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं थी। अगवाकार ने टेलीफोनिक सिलसिला मौकूफ़ किया तो मुराद खान और वहीद अली तैयारी के साथ घर से निकलकर हिल पार्क की जानिब रवाना हो गए। 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम मराहिल बखैर खूबी अंजाम पा गए। वहीद अली ने अगवाकार की हिदायत पर मिनोअन अमल किया और इस जुर्मज़ादे ने भी अपना कहा निभा कर दिखा दिया, जिसके नतीजे में ठीक 5:30 बजे लुबना अपने घर के अंदर मौजूद थी। इस घर के मकीनों ने पिछले लगभग 30 घंटे जिस आसाब शिकन और अज़ियतनाक फ़ज़ा में गुजारे थे, ये सिर्फ इन्हीं के दिलो दिमाग जानते थे।
लुबना के अगवा के वाक़ये को ऐसा सीगा राज में रखा गया था कि आस पड़ोस में भी किसी को इस सानहे की खबर नहीं थी। हत्ता कि किसी को ये भी मालूम नहीं था कि वहीद अली के घर में कुछ गैर मामूली हो चुका है। मुराद खान निस्फ शब तक वहीद अली के साथ रहा था। आइंदा रोज़ बीमारी का बहाना करके लुबना के स्कूल से चंद यौम की छुट्टी मंजूर करवा ली गई थी। वहीद अली चाहता था कि वो मुकम्मल आराम करे। इमरान ने भी घर से निकलना मौकूफ़ कर दिया था। अलबत्ता एक आध रोज़ के बाद वहीद अली दुकान पर जाने लगा था। चंद रोज़ में तमाम मामूलात पर हालात आ गए और यूँ महसूस होने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीद अली को सबसे ज़्यादा फिक्र इन 5 लाख रुपयों की थी जो मुराद खान ने उसे दिए थे। बहरहाल ये कर्ज की रकम तो इसे वापस करना ही थी, लेकिन फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं था। इसकी बीवी दिल की मरीज़ा थी और हार्ट अटैक के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर की होकर रह गई थी। उसका इलाज भी खासा महंगा था जो हर हाल में जारी रखना ज़रूरी था। वहीद अली बैक वक्त कई महाजों पर लड़ रहा था कि इस पर एक और क़यामत टूट पड़ी। एक रोज़ पता चला कि हसीना बेगम को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं रही थी। बीवी की मौत ने वहीद अली की कमर तोड़ कर रख दी। इमरान और लुबना को भी यकीनन दिली और ज़हनी सदमा पहुंचा था। कहा जाता है कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। गुजरते हुए शब व रोज़ के साथ साथ रफ्ता रफ्ता इन तीनों को भी सब्र आ ही गया। इनके दिलो दिमाग ने बहरहाल इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि जाने वाली जा चुकी थी। रोने धोने और ठंडी आहें भरने से किसी भी कीमत पर इस खला को पुर नहीं किया जा सकता। वहीद अली की असल मुश्किलात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब हसीना बेगम की मौत को अभी चंद माह ही गुजरे थे। एक रोज़ मुराद खान इसकी दुकान पर आया। वो खासा थका हुआ और परेशान दिखाई देता था। वहीद अली ने इससे पूछा, क्या बात है खान साहब, आज आप खासे डाउन नज़र आ रहे हैं। बात परेशानी की है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, वो मुबहम से अंदाज में बोला। बस ऐसे ही कहते हैं जैसे आप बात कर रहे हैं। वहीद पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, मुझसे कुछ कहने के लिए आपको इतना ज़्यादा मुतज़ब्ज़ब होने की क्या ज़रूरत है। वहीद साहब, मुराद खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वहीद अली ने एक अफसरदा सी सांस खारिज की और पूछा, खान साहब, आपका काम कितने पैसों से चल जाएगा। बात काम चलाने की नहीं है वहीद साहब। फिर वहीद अली की पेशानी शिकन आलूद हो गई। मुराद खान गंभीर अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, वहीद साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने जिस शख्स से वो रकम लेकर आपको दी थी, मैं इसे अब मज़ीद नहीं भुगत सकता। नहीं भुगत सकता? वहीद अली ने इसी के अल्फाज दोहराते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है खान साहब। मैंने आज तक आपसे जिक्र नहीं किया और 1 साल गुजर गया। मुराद खान वजाहत करते हुए बोला, दरअसल मैंने वो 5 लाख एक पार्टी से सूद पर लेकर आपको दिए थे। सूद पर? वहीद अली उछल पड़ा, इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? और कोई रास्ता ही नहीं था। मुराद खान अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, आप पर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई थी। मैंने हर जगह कोशिश करके देख ली थी, लेकिन रकम का इंतज़ाम नहीं हो सका था। मैं आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। यही एक रास्ता नज़र आया तो मैंने आपका मसला हल करने के लिए सूद पर 5 लाख कर्ज उठा लिए। ओ मेरे खुदाया, वहीद अली ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद तो वो रकम दुगनी हो गई होगी। नहीं, मुराद खान ने मजबूत लहजे में कहा, मैंने असल रकम का एक पैसा भी आगे बढ़ने नहीं दिया। वो अब भी 5 लाख रुपए ही हैं। इसका मतलब है, वहीद अली ने हिजानी अंदाज में कहा, आप इस रकम पर बाकायदा हर माह सूद अदा करते रहे हैं। जी वहीद साहब, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मुराद खान इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। ओह, वहीद अली तशवीश भरे अंदाज में अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, आप पिछले 1 साल से किस शरह के हिसाब से सूद अदा करते रहे हैं। 10% के हिसाब से, मुराद खान ने जवाब दिया। 10%? वहीद अली की आंखें फट गईं। यानी 100 पर 10 रुपये, 1000 पर 100 रुपये, लाख पर 10,000 रुपये और 5 लाख पर 50,000 रुपये महाना। ओ माई गॉड। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाया है। पिछले 1 साल में आप इस सूदखोर पार्टी को 5 लाख की असल रकम पर 6 लाख रुपए सूद अदा कर चुके हैं। वहीद अली पर गोया हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा था।
इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था वहीद साहब। मुराद खान ने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल था कि आप 2-3 माह में रकम वापस कर देंगे, मगर बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका और मैं सूद की दलदल में फंसता चला गया। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। लम्हाती तवक्कुफ करके मुराद खान ने हमदर्दी भरी नज़र से अपने दोस्त की तरफ देखा। वहीद अली अकीदत और एहतराम से लबरेज अंदाज में इसी को तक रहा था। मुराद खान ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैंने जो कुछ अब तक किया वो दोस्ती निभाई है वहीद साहब। मैं आपसे एक पैसे का तकाजा नहीं करूँगा, बस इतनी ही अर्ज़ है कि ये मामला अब आप अपने हाथ में ले लें। चाहे तो 5 लाख यकमुश्त अदा करके सूद के शैतानी चक्कर से जान छुड़ा लें, या फिर जब तक रकम का बंदोबस्त नहीं होता आप हर माह अपनी जेब से 50,000 सूद अदा करते जाएं। वहीद अली के पास 5 लाख की रकम मौजूद नहीं थी और न ही दुकान से इतनी आमदनी थी कि वह हर माह 50,000 रुपये अदा कर पाता। चंद लम्हात सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मुराद खान, आप जानते हैं मेरे घर पर कितनी बड़ी क़यामत टूटी है। इस वक्त मेरी ऐसी कोई पोजीशन नहीं कि यकमुश्त या माहाना सूद वाली अदायगी के तरीके पर अमल कर सकूं। मुझे सब मालूम है वहीद साहब, मुराद खान ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखना मेरे बस में नहीं। ठीक है दोस्त, वहीद ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, कुदरत ने हम दोनों को कड़ी आजमाइश में डाल दिया है। मुझे एक दिन सोचने के लिए दे दें, मैं कल आपको जवाब दूंगा। आप 2-3 दिन अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लें वहीद साहब, मुराद खान ठहरे हुए लहजे में बोला, लेकिन जो भी फैसला करें इससे ये मसला हल होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, वहीद ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, आपने मेरी खातिर पहले ही बहुत कुर्बानी दी है, मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह मैं इस मसले को हल करने में कामयाब हो जाऊंगा। मुराद खान उम्मीद लेकर वहीद की दुकान से रुखसत हो गया। इसी रात वहीद अली ने इमरान और लुबना के साथ बैठकर एक संजीदा मीटिंग की और इन्हें सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते हुए कहा, मेरे पास इस बहरान से निकलने के सिर्फ 2 तरीके हैं। आप लोग मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वो 2 तरीके कौन से हैं? इमरान ने सवाल उठाया। नंबर 1, मैं अपनी दुकान को माल समेत फ़रोख्त कर दूं, वहीद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। नंबर 2, इस बंगले को फ़रोख्त करके हम किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाएं। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई तो दोबारा बंगला इससे भी बड़ा बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि बंगले को फ़रोख्त कर देना चाहिए, लुबना ने कहा। जमे जमाए बिजनेस को फ़रोख्त करना अक्लमंदी नहीं होगी। अगर दुकान आपके हाथ में रही तो आप इसे कमाकर दोबारा बंगला बना लेंगे। तुम क्या कहते हो इमरान? वहीद ने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा। मैं लुबना की तजवीज़ से मुत्तफ़िक हूँ डैडी, इमरान ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। सूद वाले अजाब से इसी सूरत से निजात हासिल की जा सकती है। चुनाचे इसी रात फैसला हो गया कि वहीद अली अपना बंगला फ़रोख्त कर देगा। अगली सुबह उसने दुकान पर पहुंचते ही मुराद खान को फ़ोन किया। मुराद खान एक मंजा हुआ प्रॉपर्टी डीलर था। बंगले की खरीदो फरोख्त का काम इससे ज़्यादा मौजू अंदाज में और कोई नहीं कर सकता था। वो अपने दोस्त पर अंधा एतमाद करता था। हेलो वहीद साहब, मुराद खान ने फ़ोन अटेंड किया। मुराद खान, मैंने मसले का हल ढूंढ लिया है, वहीद ने ठोस अंदाज में कहा। मुराद खान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, एक ही रात में? हाँ दोस्त, मैंने अपना बंगला फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है, वहीद अली ने बताया। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है। आप जितनी जल्दी मेरा बंगला बिकवा देंगे उतनी ही जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। आप बंगला फ़रोख्त कर देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? मुराद खान ने पूछा। आप हमारे लिए कोई छोटा घर या मुनासिब सा फ्लैट खरीद दें, वहीद अली ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस बंगले की फ़रोख्त से इतनी रकम तो मिल ही जाएगी कि कर्ज के 5 लाख अदा करने के बाद हम किसी माकूल रिहाइशगाह को खरीद सकें। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है वहीद साहब, मुराद खान ने जल्दी से कहा। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि आपको बंगला फ़रोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा। अब आप अफसोस वगैरह में वक्त बर्बाद ना करें खान साहब, वहीद ने ठहरे हुए लहजे में कहा। बस पहली फुर्सत में ये काम कर डालें। अल्लाह के हर काम में कोई न कोई मसलहत पोशीदा होती है। आइंदा चंद रोज़ में तमाम मामलात बखैर खूबी पा गए। वहीद अली के बंगले की इस वक्त मार्केट वैल्यू 15 लाख के आसपास थी, लेकिन जल्दी और अफरा तफरी के बायस वो 12 लाख में फ़रोख्त हो गया। मुराद खान ने बहादुराबाद के इलाके में 5 लाख का एक लग्जरी फ्लैट वहीद अली को दिलवा दिया। आजकल वैसा फ्लैट 60-70 लाख
बल्कि बाज़ प्रोजेक्ट्स में तो 1 करोड़ से कम का नहीं मिलता। मुराद खान को 5 लाख रुपए अदा करने के बाद जो 2 लाख बाकी बचे थे, वो वहीद अली ने अपने बिजनेस को वसअत देने के लिए लगा दिए ताकि दुकान की आमदनी में इजाफा हो सके। दुकान में टायरों की तादाद और वैरायटी बढ़ी तो ज़ाहिर है इसकी सेल और प्रॉफिट में भी नुमायां बेहतरी देखने में आई और इसके साथ ही वहीद अली की मसरूफियत में भी इजाफा हो गया। इमरान, मैंने अपने सामने बैठे हुए दराज कामत दुबले पतले नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बयान करदा कहानी में तो कहीं ये जाहिर नहीं होता कि मुराद खान कोई बुरा इंसान है, फिर वो तुमसे दुश्मनी क्यों कर रहा है? इसलिए कि मैं मुराद खान की असलियत को अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, वो बहुत ही खतरनाक और तेज़धार मीठी छुरी है जनाब। मैं समझा नहीं। मैंने उलझन ज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। सब समझ जाएंगे, वो अजीब से लहजे में बोला। आप आगे तो सुने। मैं हमतन गोश हो गया। वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, वकील साहब, हमें बहादुराबाद वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए 3-4 माह ही हुए थे कि मुराद खान ने एक और ख़तरनाक चाल चली। इस दौरान में वो मुसलसल हमारे घर में आमद-ओ-शुद जारी रखे हुए था। वो डैडी का दोस्त है, इसलिए हम दोनों भाई बहन उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अब मैंने उसका असल और भयानक चेहरा देख लिया है, लिहाजा इज्जत और एहतराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शैतान भी इस बात से बखूबी आगाह है कि मैं इसकी असलियत से वाकिफ़ हो गया हूँ, इसीलिए वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस चालबाज ने डैडी को मुझसे इतना बदगुमान और मुतनफ़्फ़र कर दिया है कि मैं घर छोड़कर अपने चचा के पास रह रहा हूँ। तुम मुराद खान की किस खतरनाक चाल का जिक्र कर रहे थे? इसके खामोश होने पर मैंने कहा, जो उसने तुम लोगों के बहादुराबाद शिफ्ट होने के बाद चली थी। जी, मैं वही बताने लगा हूँ। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुराद खान को डैडी की ये कमज़ोरी खूब मालूम है कि डैडी इस पर अंधा एतमाद करते हैं। पता नहीं इस कमीने ने किस तरह डैडी को शीशे में उतारा कि वो दूसरी शादी पर तैयार हो गए। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ वकील साहब, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। ना सिर्फ ये कि डैडी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए, बल्कि मुराद खान ने रूबी नामी एक औरत से डैडी की शादी भी करा दी। पिछले चंद माह से रूबी हमारी सौतेली माँ की हैसियत से फ्लैट पर रह रही है। डैडी की वो चूँकि सगी बीवी है, इसलिए वो रूबी के गिरविदा हैं। जब हम दोनों भाई बहन पर से इनकी तवज्जो हटी तो मुझे तशवीश हुई और मैं रूबी की तफ्तीश में लग गया और इस तफ्तीश के नतीजे में नहायत ही भयानक हक़ाइक़ सामने आए। वकील साहब, आप सुनेंगे तो हैरत ज़दा रह जाएंगे। मैं ज़रूर सुनूंगा, मैंने गहरी दिलचस्पी से कहा। वो राज़दानाना अंदाज में बोला, सर, मैं ये पता चलाने में कामयाब हो गया हूँ कि रूबी किरदार की कोई अच्छी औरत नहीं और मुराद खान के साथ भी इसके देरीना मरासिम हैं। मुराद ने एक गहरी साजिश के तहत रूबी की डैडी से शादी करवाई है। वो मनुष्य शख्स डैडी को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देना चाहता है और डैडी इसकी चाल को समझ नहीं रहे। वो पूरी तरह मुराद खान की मुट्ठी में है और इसी के कहने में आकर वो मुझसे बदज़न हो गए हैं। मुराद खान का हमारे यहाँ आना मुझे बहुत खलता है। मुझे इस शख्स की शक्ल ही से नफ़रत है। इसकी आमद-ओ-जामद के पेश नज़र जब मैंने घर के मामलात में मुदाखलत की तो उन्होंने अपने दोस्त की हिमायत करते हुए मुझे बुरी तरह छिड़क दिया। मैंने दुकान के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की तो उन्होंने मुझे वहाँ से भी भगा दिया। डैडी का ख्याल है कि मैं आवारा लड़कों की सोबत में रहते हुए बिगड़ गया हूँ। मुराद खान ने डैडी के जहन में ये बात बिठा दी है कि मैं अपनी सौतेली माँ रूबी से नफ़रत करता हूँ और कोई चक्कर चलाकर इनके कारोबार पर काबिज़ होने का इरादा रखता हूँ। जब भी वो दुकान के मामलात में मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। तुम जैसा बयान कर रहे हो, हालात बिल्कुल वैसे ही रहे होंगे। मैंने उसके खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे वाज़ेह हो सके कि मुराद खान दोस्ती की आड़ में तुम्हारे डैडी से दुश्मनी कर रहा है और इन्हें तबाह व बर्बाद करने का इरादा रखता है? कोई तहरीरी या कागज़ी सबूत तो नहीं है जनाब। वो मुतामिलाना नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। जो भी है बस ज़बानी ही ज़बानी है। मसलन ज़बानी ही ज़बानी क्या है? मैंने इस्तफ़सार किया। मैंने चंद रोज़ पहले रूबी और मुराद खान को तन्हाई में बातें करते हुए सुन लिया था।
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت ڈیڈی گھر میں نہیں تھے۔ ان دونوں کی گفتگو بہت ہی خوفناک تھی۔ مراد خان اپنے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے روبی کو بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے آدمیوں کی مدد سے لبنہ کو اغوا کروا کے ڈیڈی کو چونا لگایا تھا۔ اس نے ڈیڈی کو جو 5 لاکھ روپے دیے وہ ایک دم نقلی نوٹ تھے۔ ڈیڈی اس وقت سخت پریشان تھے، لہٰذا نوٹوں کی چیکنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مراد خان کے نقلی 5 لاکھ کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کے اصلی 2 لاکھ بھی گئے۔ پھر سود خور پارٹی کا ڈرامہ رچا کر اس نامراد نے ڈیڈی سے مزید 5 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ اس کی کمینگی یہاں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ہمارا 15-16 لاکھ کا بنگلہ 12 لاکھ میں بکوا بھی دیا۔ اس نے اچھی خاصی کمائی کر لی ہے اور ہمیں بہادر آباد والا فلیٹ جو 5 لاکھ میں دلوایا ہے اس میں بھی یقیناً مراد نے کچھ نہ کچھ ضرور کمایا ہوگا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ مراد خان تو بہت ہی ماسٹر مائنڈ آدمی ہے۔ اسے شک ہے کہ میں اس کے عزائم کو اچھی طرح بھانپ چکا ہوں، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ روبی اس کی خاص بندی ہے۔ وہ نامراد مراد خان روبی سے ڈیڈی کی شادی کروا کے اب ڈیڈی کے فلیٹ اور کاروبار پر بھی قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دولت، جائیداد اور کاروبار تو گیا جہنم میں کسی اور وجہ سے بھی سخت پریشان ہوں وکیل صاحب۔ کسی اور وجہ سے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم کس وجہ کا ذکر کر رہے ہو عمران؟ اس وجہ کا نام لبنہ ہے، وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولا۔ روبی بہت ہی گندی عورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ میری معصوم بہن کو کسی بری راہ پر نہ ڈال دے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر چچا حمید علی کے پاس فیڈرل بے ایریا والے گھر میں تو چلا گیا ہوں لیکن میرا دل اور ذہن لبنہ میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا تمہارے چچا حمید علی کو ان تمام حالات کا علم ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ انہیں بتائی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ انہیں ڈیڈی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، بھائی کو بھائی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اصل میں چچا حمید اور ڈیڈی میں سال ہر سال سے شدید نوعیت کے اختلافات چلے آ رہے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بات چیت اور ملنا جلنا بالکل ختم ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ مرنا جینا ختم ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر کہا، چچا نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے اور کہا ہے میں جب تک چاہوں وہاں رہ سکتا ہوں، مگر وہ ڈیڈی کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ میرے چچا کے یہاں آ جانے سے ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے وکیل صاحب۔ کیسی گڑبڑ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مراد خان نے ڈیڈی کو یقین دلا دیا ہے کہ میں چچا کے ساتھ مل کر ڈیڈی کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہا ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے بتایا۔ وہ کمینہ ایک طرف ڈیڈی کو میرے خلاف اکسا رہا ہے، دوسری جانب مجھے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے صفحۂ ہستی سے مٹانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور تیسری سمت وہ روبی کی مدد سے ڈیڈی اور لبنہ کو شکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ ان باتوں سے آپ اس کی شیطانی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وکیل صاحب۔ ہاں مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے گہری نظروں سے عمران کی آنکھوں میں جھانکا، پھر پوچھا، ان تمام تر گمبھیر اور سنگین حالات میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جناب، آپ اپنی وکالت کے زور پر کوئی ایسا چکر چلائیں کہ مراد خان اپنے مذموم عزائم سے باز آ جائے اور وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور ہم سب لوگ راضی خوشی رہنے لگیں، ڈیڈی، روبی اور میں، اور روبی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں تاکہ ہمارے گھر کا سکون و چین لوٹ آئے۔ برخوردار، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں وکیل ہوں، کوئی جادوگر نہیں۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے اسے عملاً بروئے کار لانا ممکن نہیں۔ جادو کے زور پر یاد آیا ہے کہ کہیں روبی نے ڈیڈی کو الو کا گوشت تو نہیں کھلا دیا؟ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یا ہو سکتا ہے کہ مراد خان کے ڈیڈی پر کسی قسم کا سفلی عمل کروا دیا ہو۔ قانون کی کتابوں اور عدالت کے کمرے میں جادو ٹونا اور سفلی وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں عمران میاں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تمہارے معاملے میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پولیس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تم متعلقہ تھانے جا کر
اپنے مسائل کی رپورٹ درج کراؤ تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ کیا آپ اپنے ملک کی پولیس کا حال نہیں جانتے؟ یہ چوروں، اچکوں، جرائم پیشہ افراد اور پیسے والے طاقتور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اگر میں اپنا مسئلہ پولیس والوں کے پاس لے گیا تو مراد خان بڑی آسانی سے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے انہیں اپنی راہ میں ہموار کر لے گا۔ اس نے ذرا توقف کر کے مایوسی سے گردن ہلائی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میری جیب میں تو پولیس کو دینے کے لیے 100 روپے بھی نہیں ہیں، اور چچا بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں۔ تمہارے چچا حمید علی کرتے کیا ہیں؟ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا۔ ادھر واٹر پمپ پر ان کا جنرل اسٹور ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم اپنے چچا کو ایک آدھ روز میں میرے پاس بھیج دو، میں ان سے بات کرنے کے بعد کوئی لاہ عمل بتاتا ہوں۔ جی، میں چچا کو آپ کے پاس بھیجنے یا خود ساتھ لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، میرا مسئلہ حل تو ہو جائے گا نا وکیل صاحب؟ میں اپنی سے پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر رونق ابھر آئی۔ بہت بہت شکریہ جناب، اس دوران میں تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا۔ تم نے مجھے اپنی سوتیلی ماں روبی اور لبنہ کے حوالے سے جو کچھ بتایا ہے وہ خاصا تشویشناک ہے، کسی وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے تمہیں زیادہ وقت اپنے گھر پر گزارنا چاہیے، تم اسی گھر میں زیادہ محفوظ رہ سکتے ہو اور اپنی بہن کی بھی بھرپور انداز میں حفاظت کر سکتے ہو۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر منوعاً عمل کرے گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھ لو، اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو مجھے فون کر لینا۔ کارڈ پر میرے آفس اور گھر دونوں کا فون نمبر درج ہے، میں تمہارے کام آنے کی اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے وزٹنگ کارڈ کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا، پھر مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ عمران علی کی کہانی نہایت ہی سنسنی خیز اور اہمیت کی حامل تھی، لیکن میں سرِ دست اس معاملے میں کھاد ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر عمران کا چچا اس سلسلے میں سنجیدہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کارگر حکمت عملی بنائی جا سکتی تھی۔ اب تو سارا دار و مدار عمران کے چچا حمید علی کی اس کیس میں دلچسپی پر تھا۔ حمید علی مجھ سے ملنے ضرور آیا، مگر ایک آدھ روز میں نہیں بلکہ ایک ہفتے کے بعد۔ وہ اکیلا ہی تھا اور بڑی سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً حمید علی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ حمید علی کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی، وہ متناسب البدن اور دراز قامت تھا اور اس نے گھنی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ عمران بھی اس کے ساتھ ہوگا، مگر میری یہ توقع پوری نہیں ہو سکی تھی۔ حمید علی ان لمحات میں خاصا بوکھلایا ہوا تھا اور پریشان نظر آتا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ اپنا مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ وکیل صاحب، عمران بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو تو کافی دن پہلے مجھ سے ملنے آنا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خیر، یہ بتائیں عمران کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ پولیس نے عمران کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ کس جرم میں؟ قتل کے الزام میں، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ قتل؟ میں چونک اٹھا۔ عمران پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ کو تو اس نے پوری کہانی سنا رکھی ہے۔ مراد خان کے قتل کے الزام میں؟ نہیں، حمید علی نے نفی میں گردن ہلائی، اپنی سوتیلی ماں روبی کے قتل کا الزام ہے اس پر۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ کل دوپہر کا، اس نے جواب دیا۔ کل یعنی کہ 3 مارچ، میں نے ٹیبل کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج 4 مارچ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج صبح پولیس نے عمران کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا ہوگا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ واقعات کی تفصیل کیا ہے؟ مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں، مطلب یہ ہے کہ وقوعہ کے روز کیا ہوا اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا،
اس نے کہا، آج عمران کی گرفتاری کے بارے میں پتہ چلا تو میں اس سے ملنے تھانے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دوں، لہٰذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ عمران کا کیا موقف ہے؟ وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ روبی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حمید علی گہری سنجیدگی سے بولا، آپ خود حوالات جا کر عمران سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، پھر پوچھا، عمران کے باپ اور آپ کے بڑے بھائی وحید علی کا اس واقعے کے بارے میں کیا اسٹینڈ ہے؟ وہ عمران کی مخالفت میں کھڑا ہے، وہ پورا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور اپنی چہیتی بیوی روبی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے حق میں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، میں نے کندھے اچکائے۔ آپ نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ سمجھانے کی کوشش؟ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ وکیل صاحب، وحید علی اس قابل نہیں کہ میں اس کے کسی معاملے میں کودنے کے بارے میں سوچوں۔ حسینہ بیگم بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ اس کی موت کے فوراً بعد وحید نے ایک بازاری عورت سے شادی کر کے گھر کو جائے عذاب بنا دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر نہایت ہی زہریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوا روبی مر گئی، اس کا زندہ رہنا لبنہ اور عمران کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا، مگر اس کی موت بھی تو عمران کے لیے انتہائی خطرناک اور پریشان کن ثابت ہو رہی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پولیس نے عمران کو روبی کے قتل کے الزام ہی میں تو گرفتار کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مگر مجھے یقین ہے عمران نے روبی کو قتل نہیں کیا۔ وہ ایک جذباتی نوجوان ضرور ہے، مگر قتل جیسا سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ وہ بے گناہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو کسی گہری سازش کے تحت اس جھمیلے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا آپ کی کوششیں بآسانی عمران کو باعزت بری کروا لیں گی۔ اگر یہ کیس ابھی ابھی میرے پاس آیا ہوتا تو شاید حمید علی کی بات پر یقین کرنے کے لیے میں اس سے درجنوں سوالات کرتا، لیکن میں عمران اور اس کی فیملی ہسٹری سے پہلے ہی اچھی طرح آگاہ تھا۔ اگر عمران کو کسی کے خون میں ہاتھ رنگنا ہی ہوتے تو وہ شخص مراد خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ روبی کے قتل میں عمران کو ملوث کرنا کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا۔ بقول عمران، اس سے پہلے اسے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمران کے چچا سے کہا، ٹھیک ہے حمید صاحب، میں یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں عمران کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن اس سلسلے میں آپ کو نہایت ہی اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیسا کردار وکیل صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ عمران کے ایک مضبوط حمایتی کا کردار، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اصولی طور پر یہ کردار عمران کے باپ وحید علی کا بنتا ہے، مگر وہ چونکہ اپنی بیوی کے مبینہ قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہے، اس لیے اس سے عمران کی حمایت کی توقع رکھنا فضول ہوگا۔ آپ نے جو کچھ بیان کیا، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میں کھل کر اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ تو وحید علی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی بدکردار بیوی کی خاطر اپنے بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے۔ اسے شرم نہیں آ رہی نا؟ اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مراد خان اور روبی نے اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کی مدد سے وحید کو عمران کی طرف سے بری طرح بدظن اور متنفر کر رکھا ہے۔ اس موقع پر آپ سے زیادہ اور کوئی عمران کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ میں عمران کی خیر خواہی کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اس کیس پر جو بھی اخراجات آئیں گے وہ میں دوں گا، میں آپ کی فیس اور ہر قسم کے عدالتی اخراجات اٹھاؤں گا، مگر کھل کر سامنے کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ معاملہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہوگا۔ ہو جائے گا یہ معاملہ بھی حل، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، میں آج رات کسی وقت حوالات جا کر عمران سے ملاقات کر لوں گا، آپ کل اسی وقت میرے پاس آ جائیں، پھر فیس اور دیگر مالی معاملات طے کر لیں گے۔ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں عمران سے مل کر پہلے یہ جان لوں کہ وقوعہ کے روز فلیٹ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی ترتیب دوں گا۔ میں نے حمید علی کے سوال کے جواب میں کہا، عمران کی عمر سنِ بلوغت کو عبور کر چکی ہے، وہ اپنا مقدمہ خود بھی لڑ سکتا ہے، بس اس سلسلے میں جہاں جہاں رقم خرچ کرنے کا وقت آئے گا وہ زحمت آپ کو کرنا ہوگی۔
مجھے منظور ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور پھر پوچھا، وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ میں نے اسے اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی روز دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے متعلقہ تھانے جا کر عمران سے ایک بھرپور اور تفصیلی ملاقات کی۔ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ روبی کے قتل میں ملوث نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کی زبانی پتہ چلنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں میرا اندازہ یقین میں بدل گیا۔ عمران کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ عمران سے ہونے والی اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔ میں نے عمران کو تسلی دلاسا دیتے ہوئے پولیس والوں کے تفتیشی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کے طریقے بتائے۔ وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم قانونی کاغذات پر اس کے دستخط لینے کے بعد میں نے اس سے عدالت میں ملنے کا وعدہ کیا اور تھانے سے نکل آیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت اور اپنا وکالت نامہ بھی دائر کر دیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بتانے میں کوئی باک نہیں کہ میں عمران کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں استغاثہ کی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران علی کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت سے سیدھا جیل بھجوا دیا تھا۔ اگلی پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ مختلف نوعیت کی تحقیق اور تفتیش کے لیے میری نظر میں یہ 15 دن کافی تھے۔ حمید علی کھل کر اس کیس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا تھا، تاہم اس کی مالی، اخلاقی اور جسمانی ہر قسم کا تعاون مجھے حاصل تھا۔ اس کی مدد اور تعاون ہی سے میں اس کیس سے متعلق نہایت اہم پوائنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان تمام باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا۔ واقعات کے مطابق 3 مارچ کی دوپہر وحید علی کی بیوی روبی اپنی خوابگاہ میں مردہ پائی گئی تھی۔ مذکورہ دن لبنہ جب اسکول سے گھر آئی تو گھر کے اندر طاری سناٹے سے اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ ان دنوں اس کے امتحانات چل رہے تھے۔ جب وہ واپس آئی تھی تو اس کی سوتیلی ماں روبی گھر کے اندر موجود ہوتی تھی اور وہی لبنہ کے لیے فلیٹ کا دروازہ کھولا کرتی تھی، لیکن آج اسے داخلی دروازہ کھلا ملا تو وہ چونک اٹھی۔ پھر فلیٹ کی اندرونی خاموشی نے اسے روبی کی خوابگاہ کی سمت قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا اور اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ روبی کے بے ترتیب بدن پر پڑی تو وہ ششدر رہ گئی۔ روبی کا لباس جا بجا پھٹا ہوا تھا اور وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس افراتفری شدہ حالت میں روبی کو جامد و ساکت پا کر لبنہ کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس کی سوتیلی ماں اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنے باپ کو فون کیا اور نہایت وحشت زدہ انداز میں وحید علی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وحید علی اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اس سنگدناک واقعے کی اطلاع دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اسی روز لگ بھگ 7 بجے شام پولیس نے عمران علی کو اپنی سوتیلی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ واقعاتی شہادتوں کے مطابق جائے وقوع یعنی کہ مقتولہ کے بیڈ روم میں اچھی خاصی افراتفری کے آثار پائے گئے تھے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم عمران اپنی سوتیلی ماں روبی سے سخت نفرت کرتا تھا، لہٰذا وقوع کے روز اس نے مقتول کی عصمت کو تار تار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن مقتول کی جاندار مزاحمت نے ملزم کے منصوبے پر ایسی کم تیزی پھیر دی۔ اسی مزاحمت اور چھینا جھپٹی کے دوران میں مقتول کا لباس جگہ جگہ سے پھٹتا چلا گیا۔ جب ملزم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا اور چپکے سے فلیٹ سے نکل گیا۔ اگر مقتول روبی ملزم کے ہاوسناک منصوبے کے سامنے زیر ہو کر مزاحمت ترک کر دیتی تو پھر شاید ملزم اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرتا، اس کے جذبہ انتقام کو قرار آ جاتا، لیکن مقتول نے اس کی مذموم کوشش کو بری طرح ناکام بنا کر اسے ایک ہی جان، ایک جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔
इसी वहशियाना कैफियत में इसने मकतूल का गला दबाकर इसे मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला रूबी की मौत दम घुटने के सबब वाक़ई हुई थी। मौत का वक्त 12 और 2 बजे के दरमियान का था। मकतूला की गर्दन को कातिल के मजबूत हाथों ने इतनी शिद्दत और कुव्वत से दबाया था कि इसकी सांस की आमद-ओ-शिद्दत का सिलसिला मुनक़ते होकर रह गया था और इसके साथ ही इसकी आंखें भी हलकों से बाहर उबल पड़ी थीं, जैसा कि फांसी लगने वाले या लटक कर खुदकुशी करने वाले शख्स की आंखें बाहर को निकल आती हैं। मकतूला के नाजुक बदन पर नोचने और खसोटने के निशानात भी पाए गए थे। इसी रिपोर्ट की एक लाइन मेरे मौक्किल के हक में जाती थी और वो ये कि इस हमले के दौरान में मकतूला के साथ मुजरिमाना ज़्यादती नहीं की गई थी, इसकी इस्मत दागदार नहीं हुई थी। अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया गया। फिर वकील इस्तग़ासा जज की इजाज़त के बाद एक्यूज़ बॉक्स के नज़दीक पहुंचा और मुलजिम की आंखों में देखते हुए चिराग शुरू कर दी। क्या ये दुरुस्त है कि तुम अपनी सौतेली माँ यानी मकतूला से शदीद नफरत करते थे? इसके जो करतूत थे, इनकी रोशनी में इससे मोहब्बत की ही नहीं जा सकती थी। मुलजिम ने तल्खी भरे लहजे में जवाब दिया। वो औरत हम दोनों भाई बहन पर किसी दर्दनाक अजाब के मानिंद नाजिल हुई थी। क्या तुम्हारी बहन लुबना भी मकतूला से इतनी ही नफरत करती थी? इतनी और जितनी या कितनी का तो मुझे पता नहीं, वो खफगी आमेज़ अंदाज में बोला। हाँ, ये जानता हूँ कि इस औरत के ज़ालिमाना सलूक की बदौलत लुबना भी इसे सख्त नापसंद करती थी। वकील इस्तग़ासा ने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या ये सच है कि वक़ुआ से एक रोज़ कबल रात के वक्त तुम्हारा मकतूला के साथ शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था? हाँ, ये सच है और ये कोई नई बात नहीं थी। मुलजिम ने उस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो कौन सा दिन और कौन सी रात थी जब हमारे घर में बदअमनी और बदमज़गी की फ़ज़ा कायम नहीं होती थी? मैं वक़ुआ से एक रोज़ पहले वाले झगड़े की बात कर रहा हूँ। वकील इस्तग़ासा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जब तुमने मकतूला को जान से मारने की धमकी दी थी और इस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से इस वक्त तुम्हारा बाप घर में मौजूद था और इसने बीच में पड़कर ये मामला रफ़े दफ़े करवा दिया था। जी हाँ, मुलजिम ने एक बार फिर इस बात में गर्दन हिलाई। ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया था और मैं बता चुका हूँ कि इस तमाम तर फसाद की जड़ वही फितना परवर औरत थी जो बदकिस्मती से मेरी माँ, सौतेली माँ बनकर हमारे घर में आई थी। चुनांचे तुमने पौधा बनने से पहले ही फसाद की इस जड़ को तल्फ कर दिया। रूबी के कत्ल से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं, मुलजिम ने एहतिजाजी अंदाज में कहा। मुझे खामखा इस दलदल में फेंक दिया गया है। तुम ये तो तस्लीम करते हो ना कि वक़ुआ से एक रोज़ पहले तुमने मकतूला को जान से मारने की धमकी दी थी? वकील इस्तग़ासा ने तीखे अंदाज में सवाल किया। हाँ, वो मेरा वक्ती इश्तियाल था, मुलजिम साफ़गोई का मुज़ाहरा करते हुए बोला। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाबे आली, वकील इस्तग़ासा ने ये कहते हुए जिरा का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। वकील इस्तग़ासा ने मुलजिम को फ़ारिग किया तो मैं सवालात के लिए उसके करीब पहुँच गया। मैंने नहायत ही नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, वक़ुआ के वक्त तुम कहाँ थे? मेरा मतलब है कि दोपहर 12 और 2 बजे के दरमियान। मैं घर में नहीं था, इसने जवाब दिया। यही तो अदालत जानना चाहती है कि जब तुम्हारी सौतेली माँ को मौत के घाट उतारा गया तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ था, उसने कहा। महमूदाबाद में। वक़ुआ के रोज़ तुम अपने घर से कितने बजे निकले थे? लगभग 11 बजे सुबह। और वापसी कितने बजे हुई थी? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसने जवाब दिया कि शाम 7 बजे, यानी कि तुम इस रोज़ सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक अपने घर के अंदर मौजूद नहीं थे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तुम अपने दोस्तों के साथ महमूदाबाद में थे? जी हाँ, यही हकीकत है, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। वैसे तो मैं ये सारा वक्त अपने इन्हीं दोस्तों के साथ रहा था, लेकिन चूंकि आपने ख़ास तौर पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का जिक्र किया है, इसलिए मैंने तस्दीक कर दी कि मैं इन औकात में अपने दोस्तों के साथ महमूदाबाद में था। तुमने तो तस्दीक कर दी, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। क्या तुम्हारे वो दोस्त भी अपने साथ तुम्हारी मौजूदगी की तस्दीक कर सकते हैं?
کیوں نہیں جناب، ضرور، وہ بڑے یقین کے ساتھ بولا۔ کیا تم اپنے ان دوستوں کے نام بتاؤ گے؟ عارف اور وسیم، اس نے جواب دیا۔ کیا عارف اور وسیم محمود آباد ہی کے رہنے والے ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا عارف اور وسیم تمہارے حق میں گواہی دینے عدالت تک آ سکیں گے؟ بالکل آئیں گے جناب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے ہر کسی کو تیار رہنا چاہیے، مگر ہر کوئی تیار نہیں رہتا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، جب تم وقوع کے روز دوپہر 12 اور 2 بجے کے درمیان جائے وقوع سے 7-8 کلومیٹر دور محمود آباد میں عارف اور وسیم کے ساتھ موجود تھے، تو استغاثہ کو اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ انہی اوقات میں تم نے اپنی سوتیلی ماں کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جناب یہ سوال تو آپ کو استغاثہ سے کرنا چاہیے۔ ویل سیڈ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، وقت آنے پر یہ سوال استغاثہ سے ضرور کیا جائے گا۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم نے ابھی بتایا کہ وقوع کے روز تمہاری واپسی شام 7 بجے ہوئی تھی، کیا تم روزانہ شام 7 بجے ہی واپس لوٹا کرتے تھے؟ میری واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ گھر میں موجود ٹینشن کی وجہ سے میرا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا، عموماً رات 10 بجے کے بعد ہی میری واپسی ہوا کرتی تھی۔ پھر وقوع کے روز شام 7 بجے واپسی کیوں ہوئی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا کوئی خاص سبب تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا خاص سبب تھا؟ دراصل ہم دوستوں میں اس روز ایک سینما میں فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ہم نے رات کا کھانا بھی باہر ہوٹل ہی میں کھانا تھا۔ اس کھانے اور فلم دیکھنے کے ٹکٹ وغیرہ کے اخراجات میرے ذمہ آ گئے تھے، مگر اتفاق سے اس روز میں اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا۔ پچھلی رات مقتولہ کے ساتھ بدمزگی ہوئی تھی، اس نے میرے حواسوں پر برے اثرات مرتب کیے تھے۔ بہرحال اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جب میں نے عارف اور وسیم کو بتایا کہ میں انہیں کھانا کھلانے اور فلم دکھانے کے لیے تو تیار ہوں، مگر میرا بٹوا گھر پر رہ گیا ہے، تو انہوں نے اسے میری کوئی چال سمجھا اور اس امر پر زور دیا کہ میں گھر سے بٹوا لے کر آؤں۔ ہم نے سینما کا آخری شو دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، اور شو شروع ہونے میں ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا، لہٰذا میں شام 7 بجے اپنا بٹوا لینے گھر آیا تھا۔ بہت خوب، میں نے سومائنی انداز میں کہا، اور پوچھا کہ اس رات آپ تینوں دوستوں نے کس پکچر ہاؤس میں کون سی فلم دیکھی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے بھی جواباً حیرت کا اظہار کیا، اس میں کمال والی کون سی بات ہے؟ جناب، اس رات فلم دیکھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے جیسے ہی بلڈنگ میں قدم رکھا، 2 پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ وہاں کافی دیر سے گھات لگائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوراً گرفتار کر لیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں تسلیم کیا ہے کہ وقوع سے ایک روز پہلے رات میں تمہارا مقتولہ یعنی کہ سوتیلی ماں روبی سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اس جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ روبی کا کردار، وہ نفرت انگیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس عورت کے کردار پر شک تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس کے بد کردار ہونے کا یقین تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ خاصے جوشیلے اور کٹیلے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ڈیڈی سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی، وہ ڈیڈی کے ایک بااعتماد دوست، مگر میری نظر میں ایک فراڈ شخص مراد خان کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات رکھے ہوئے تھی۔ مراد خان کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا، ڈیڈی مراد خان پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ روبی سے ڈیڈی کی شادی بھی اسی مراد خان نے کروائی تھی۔ وہ پہلے بھی دوستی کی آڑ میں ڈیڈی کو بے تحاشا مالی نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن ڈیڈی کی زبان پر اسی شخص کا کلمہ رہتا تھا۔ وہ روبی سے شادی کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈیڈی کی غیر موجودگی میں روبی اور مراد خان کو ناسبہ اور مخزب اخلاق حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا،
जनाब, बपुआ से एक रोज़ पहले मैं रूबी की इन्हीं बेहयाई की हरकतों पर उसे लानतान कर रहा था कि मामला बढ़ गया। हमारे दरमियान झगड़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि डैडी को बीच बचाव करना पड़ा था। मैंने तेज के आलम में यहाँ तक भी कह दिया कि अगर वो अपने करतूतों से बाज न आई तो मैं इसकी जान भी ले सकता हूँ। लेकिन मेरी धमकी वक्ती उबाल का नतीजा थी। इसका हकीकत से या मेरे इरादे से कोई भी ताल्लुक नहीं था। इन सवालात के नतीजे में मैंने इब्तिदाई तौर पर अदालत के सामने मकतूल रूबी का किरदार रजिस्टर करवा दिया था। अलावा इसी मुराद खान की एंट्री भी डाल दी गई थी। ये एक तरह से गमले की नम मट्टी में कोई बीज दबाना था। आइंदा पेशियों पर मैंने इन दोनों बीजों की आबियारी करके इन्हें सतह ज़मीन से बाहर लाने की कोशिश कर सकता था। मुझे यकीन था कि जब ये दोनों पौधे अदालत और इंसाफ की नज़रों में आते तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाना था। मज़ीद चंद सवालात के बाद मैंने जिरा ख़त्म कर दी। अगली गवाही मुलजिम की बहन लुबना की थी। लुबना लगभग 16 साल की एक गोल मटोल और गोरी चिट्टी लड़की थी। उसके गाल खिलौना गुड़ियाओं की तरह फूले हुए थे। दिखने में वो खामोश दबे और कमज़ोर नजर आती थी। उसने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाया तो वकील इस्तग़ासा उसके पास चला गया। लुबना जी, उसने गवाह की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम्हारा भाई इमरान मकतूल रूबी से शदीद नफरत करता था? उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। और तुम भी मकतूला को सख्त नापसंद करती थीं? जी, लुबना ने नहायत ही मुख्तसर जवाब दिया। क्या ये भी सच है कि इमरान का अक्सर व पेशतर मकतूला के साथ झगड़ा होता रहता था? वकील इस्तग़ासा ने गवाह को अपनी मर्जी के मुताबिक घिसने की कोशिश करते हुए सवाल किया। और बपुआ से एक रोज़ कबल तो इतनी शिद्दत का झगड़ा हुआ था कि इमरान ने अपनी सौतेली माँ को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। जी, ऐसा ही हुआ था, लुबना ने सहमे हुए अंदाज में कहा। तुम्हारे डैडी का मकतूल के साथ रवैया कैसा था? बिल्कुल नॉर्मल। और मकतूला का तुम्हारे डैडी के साथ कैसा सलूक था? बिल्कुल ठीक था। यानी तुम्हारे डैडी और तुम्हारी सौतेली माँ रूबी के दरमियान किसी नौयत का तनाज़ा नहीं था? वकील इस्तग़ासा ने चालाकी से पूछा। वो दोनों अमन व सुकून से अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी हाँ, और इन दोनों को घर में किसी मुराद खान की आमद व शुद पर भी कोई एतराज़ नहीं था? वकील इस्तग़ासा ने होशियारी से सवाल किया। जी नहीं, कोई एतराज़ नहीं था, लुबना ने जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा ने फातिहाना अंदाज में जज की तरफ देखा और जिरा का सिलसिला ख़त्म कर दिया। मैं अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया और गवाह वाले कटहरे में खड़ी लुबना से पूछा, जिन दिनों तुम्हारे घर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तुम्हारे मैट्रिक के इम्तहानात चल रहे थे, सारे पर्चे तो गड़बड़ हो गए होंगे? जी, सिर्फ पर्चे ही नहीं, ज़िंदगी का हर मामला गड़बड़ हो गया था, उसने दुख भरे लहजे में बताया। मैं जभी से बहुत डिस्टर्ब हूँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत को समझ सकता हूँ, मैंने नरमी से कहा, लेकिन ये सवालात भी ज़रूरी हैं। जी, मैं समझ सकती हूँ। वो मेरी बात की तह तक रसाई हासिल करते हुए बोली, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा कि तुम रोज़ाना स्कूल के लिए कितने बजे घर से निकलती थीं? 7:45 बजे, उसने बताया। और तुम्हारी वापसी कब होती थी? मैंने पूछा, मेरा मतलब है कि तुम अपने घर कितने बजे पहुंचती थीं? कमोबेश 2 बजे दोपहर, उसने जवाब दिया। क्या बकुआ के रोज़ भी तुम 2 बजे ही घर पहुंची थीं? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इन दिनों मेरे पेपर्स हो रहे थे, जिसकी वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती थी। इस रोज़ मैं 1 बजे दोपहर घर आई थी। जब तुम घर पहुंची तो तुम्हारी सौतेली माँ अपने बेडरूम में मुर्दा पड़ी थी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला रूबी की मौत दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। तुम्हारे बयान की रोशनी में ये बात सामने आती है कि मकतूला को 12 और 1 बजे के बीच किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था, क्योंकि उस रोज़ जब तुम 1 बजे दोपहर घर पहुंची तो तुम्हारी सौतेली माँ ज़िंदगी की बाजी हार चुकी थी। लुबना ने कोई तबसरा नहीं किया, खामोश नज़र से मुझे तकती चली गई। मैंने पूछा, बकुआ के रोज़ जब तुम सुबह स्कूल जा रही थीं तो उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? अबू थे, अम्मी थी और इमरान था, उसने जवाब दिया। अम्मी मतलब मकतूला रूबी? मैंने पूछा।
जी वही, वो वजाहत करते हुए बोली। अबू के रिश्ते के हवाले से मैंने अम्मी ही कहा करती थी। क्या इमरान भी मकतूला को अम्मी ही कहा करता था? नहीं, वो कतईयत से बोली। वो हमेशा यही कहता था कि मैं इस औरत की हकीकत से वाकिफ हो चुका हूँ, लिहाजा इसे अम्मी कहना खुद को गाली देने के मुतरादिफ है। बकुआ के रोज़ जब तुम स्कूल के लिए घर से निकली तो इस वक्त इमरान क्या कर रहा था? मैंने चिराग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। वो इस वक्त सो रहा था, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या ये दुरुस्त है कि कुछ अर्सा पहले तुम्हें अगवा कर लिया गया था? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। इस वक्त तुम्हारी सगी माँ जिंदा थी? जी ये दुरुस्त है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। और फिर अगवाकार को मुबलिग 7 लाख रुपए देकर तुम्हें रिहा कराया गया था? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे वालिद के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी और न ही वो अगवाकार के दिए हुए वक्त के अंदर ये रकम अरेंज कर सकते थे, लिहाजा इस मौके पर इनके एक दोस्त मुराद खान ने इनकी मदद की थी। जी आप ठीक कह रहे हैं, उसने जवाब दिया। 2 लाख अब्बू ने और 5 लाख मुराद अंकल ने मिलाए थे और मुझे अगवाकार से छुड़ाया गया था। क्या ये वही मुराद खान है जिसने आपकी अम्मी हसीना बेगम के इंतकाल के फौरन बाद मकतूल से आपके बाप की शादी कराई थी? जी हाँ, ये वही मुराद खान है, इसने बताया। मुराद खान रूबी और आपके वालिद की शादी से पहले भी आपके घर आया करता था? मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। पहली मर्तबा मैंने मुराद खान को अपने घर में उस वक्त देखा जब मैं अगवाकार के चुंगल से निकलकर घर वापस आई थी। जब भी मुझे पता चला था कि मुराद ने मेरी रिहाई के सिलसिले में एक बड़ी रकम अब्बा को दी थी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोली। इससे पहले मैंने सिर्फ मुराद खान का नाम सुना था और ये पता था कि वो अब्बू का दोस्त है। फिर जब तुम्हारी अम्मी के इंतकाल के बाद तुम्हारे अब्बू और मकतूल की शादी हो गई तो यही मुराद खान अक्सर और बेशतर आपके घर आने लगा था? जी हाँ, ऐसा ही था। और इमरान को इस शक पर गहरा शक था? जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। मजीद जिरा मुल्जिम इमरान पर होगी। लुबना अदालत के कमरे से बाहर गई तो मैं एक्यूज बॉक्स में खड़े मुल्जिम इमरान की जानिब मुतवज्जा हो गया। इमरान से पहले भी मेरी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थीं, ताहम इस वक्त वो एक आज़ाद शहरी था। तुम्हारी बहन ने अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि तुम्हें मुराद खान पर गहरा शक था। मैंने मुल्जिम के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। ज़रा अपनी शक की वजाहत तो करो। इस शक पर मुझे कई हवालों से शक था। शक नहीं बल्कि यकीन था कि ये शैतान मेरे अब्बू को तबाह व बर्बाद करके मंसूबे पर अमल पैरा था। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। रूबी से अब्बू की शादी तो बहुत बाद की बात है। मुराद का घिनौना मंसूबा तो उस वक्त से शुरू हो गया था जब लुबना को अगवा किया गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। ये तमाम मामलात इमरान की ज़बानी पहले ही मुझ तक पहुँच चुके थे, लेकिन अदालत के रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी था, इसलिए मैं एक मखसूस अंदाज में जिरा कर रहा था। मेरे सवाल के जवाब में इमरान ने बड़े एतमाद से बताया। मुझे यकीन है कि अब्बू को तबाह व बर्बाद करने के मंसूबे का आगाज़ लुबना के अगवा से हुआ था। मुराद खान ने बड़ी चालाकी से पहले लुबना को अगवा कराया, फिर अब्बू की हमदर्दी हासिल करने के लिए 5 लाख रुपए के नकली नोट मुहैया किए। तुम ये बात इतनी वसूख से किस तरह कह सकते हो कि 5 लाख के वो नोट जो मुराद खान ने तुम्हारे वालिद को दिए थे वो नकली थे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और ये कि लुबना को मुराद ही ने अगवा कराया था? सबूत? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। मैं ये बात इतने वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपने कानों से ये जहरीला सच सुना था और इसी दिन से मुराद खान मेरा दुश्मन हो गया था। क्या मतलब? मैंने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा। रूबी से अब्बू की शादी के बाद मुराद खान अक्सर व बेशतर हमारे घर आना शुरू हो चुका था, वो वजाहत करते हुए बोला। और ये कमीना शख्स अब्बू की गैर मौजूदगी में भी हमारे घर आ जाया करता था और रूबी इसे गपशप करके वापस चला जाता था। ऐसे ही एक मौके पर मैंने इन दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी जब वो रूबी को बता रहा था कि उसने किस तरह खुद ही लुबना को अगवा कराया और फिर नकली नोटों से अब्बू को बेवकूफ़ बनाया। बाद में सूद की भारी रकम का नाटक करके
इसी शैतान ने हमारा बंगला औने पौने बिकवा दिया और हम बहादुराबाद के इस फ्लैट में आ गए। इस शैतान ने इस पर भी बस नहीं की और रूबी से अब्बू की शादी करा दी। मेरी तहकीक के मुताबिक रूबी एक बदकिरदार औरत थी और मुराद खान ने गहरी साजिश के तहत अब्बू से इसकी शादी कराई थी। मैं चूंकि इसके शैतानी मंसूबे को भांप गया था, इसलिए वो मेरा दुश्मन हो गया था। इसने किराए के गुंडों से मुझे कत्ल कराने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मैं बच गया, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओह, मैंने एक मसनूई छुरछुरी लेते हुए कहा, यह तो बहुत ही खतरनाक शख्स है। फिर मैंने रूए सुखन जज की जाने मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुराद खान नामी इस शख्स को अदालत में पेश करने का बंदोबस्त किया जाए। मैं इस बंदे से चंद अहम सवाल करना चाहता हूँ। जज ने गहरी संजीदगी से मुझे देखा और अस्पात में गर्दन हिला दी। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। आइंदा पेशी पर मुराद खान अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसकी तरफ से बीमारी का सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया गया था। इस पेशी पर मैंने मुल्ज़िम इमरान के दोनों दोस्तों को अरेंज कर रखा था, लिहाजा जज की इजाज़त हासिल करने के बाद मैंने आरिफ एंड वसीम महमूदाबादी को गवाही के लिए कमरे में तलब किया। वो दोनों सफाई के गवाहों की हैसियत से मेरी जानिब से अदालत में पेश हुए थे। आरिफ और वसीम के बयानात में ऐसी सनसनीखेज़ी नहीं थी कि मैं इन पर होने वाली जरा को लफ्ज़ ब लफ्ज़ यहाँ तहरीर करूँ, ताहम इनके बयानात की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम थी और दोनों इस अमर के मजबूत गवाह थे कि बकवा के रोज़ छठी यानी कि 3 मार्च को मुल्ज़िम इमरान अली ने दोपहर 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक का वक्त इनकी मैयत में गुजारा था और इस दौरान में वो एक लम्हे के लिए भी इनके निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल रूबी को वकवा के रोज़ दोपहर 12 बजे से 2 बजे के दौरान में मौत के घाट उतारा गया था। मुल्ज़िम की छोटी बहन लुबना का बयान इस बात की तस्दीक करता था कि जब वो लगभग 1 बजे घर पहुंची तो मकतूला रूबी इस दार फ़ानी से कूच कर चुकी थी। इन हक़ाइक़ की रोशनी में मेरा मुवक्किल और इस मुकदमे का मुल्ज़िम इमरान अली बेगुनाह नज़र आता था, लेकिन अभी इसकी बेगुनाही को अदालत की नज़र में साबित करने और इसकी बाइज़्ज़त रिहाई को यकीनी बनाने के लिए मुझे 1-2 मज़ीद ज़ावियों पर तब आज़माई करना थी। लिहाजा मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, योर ऑनर, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत में मौजूद होता है और उसकी हैसियत इस्तग़ासा के गवाह ऐसी होती है। मेरी फरमाइश पर जज की इजाज़त से आई विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। ओहदे के एतबार से वो एक सब इंस्पेक्टर था जो अपने डील डोल और जुस्से के मुताबिक एक सुस्तुल वजूद शख्स नज़र आता था। आइयो साहब, मैंने ढीले ढाले तफ्तीशी अफसर की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवालात का आगाज़ किया। आपको इस वाक़ये की इत्तला कब और किसने दी थी? उसने खंकार कर गला साफ किया और अपने हैवी ड्यूटी वजूद के बरक्स नहायत ही महीन और मिस्किन सी आवाज़ में जवाब दिया, लगभग 2-2:15 बजे हमें इस वाक़ये की इत्तला दी गई थी और फ़ोन मकतूला के शौहर वहीद अली ने उठाया था। ये बात अदालत के इल्म में आ चुकी थी कि लुबना ने स्कूल से घर पहुंचने के बाद सबसे पहले रूबी की लाश को देखा था और फ़ौरन इस वाक़ये की इत्तला अपनी वालिद को दी थी जो थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया था। इसके बाद ही पुलिस को फ़ोन किया गया था। आपने जाए वक़वा का नक्शा खासी तफसील से तैयार किया था, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर है कि जाए वारदात के किसी भी हिस्से से मुल्ज़िम के फिंगरप्रिंट्स उठाने की ज़हमत गवारा नहीं की गई। मैंने कदरे तेज़ लहजे में सवाल किया, इस कोताही का कोई ख़ास सबब? ये कोताही नहीं थी, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। हमने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। मकतूल के बेडरूम की हालत चीख चीख कर इस अमर की गवाही दे रही थी कि इस शकीउल कल्ब शख्स ने कितनी बेदर्दी से इसे मौत के घाट उतारा था। आपका मतलब है मकतूला के बेडरूम की दीवारें और वहाँ मौजूद हर शय मुल्ज़िम का नाम पुकार रही थी? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, ये तो आप बहुत ही हैरत अंगेज़ बात बता रहे हैं। आप बिल्कुल गलत समझे हैं जनाब। वो खुद को
खासा अक्लमंद साबित करने के लिए कोशिश करते हुए बोला। मेरा इशारा मकतूल की लाश की जानिब था। इसके लिबास को जिस अंदाज में तार-तार किया गया था, इसके बदन को जिस तरह नोचा और खुरचा गया था, वो मुलजिम की दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत था। एक लम्हे को वो सांस लेने के लिए रुका और फिर अजीब से लहजे में बोला, अब आप ये सवाल नहीं कीजिएगा कि क्या मैंने अपनी आंखों से मुलजिम को ये कार्रवाई करते देखा था। इस मामले को समझने के लिए मुलजिम की एक रोज़ पहले वाली धमकी काफ़ी थी, जब उसने बड़े जलाल में मकतूल को कत्ल करने की वार्निंग दी थी। ठीक है अय्यो साहब, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं ये सवाल नहीं करूँगा, मैंने बड़े रसान से कहा, लेकिन इसके अलावा दूसरा सवाल तो कर सकता हूँ ना। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, यकटुक मुझे देखता चला गया। आप जाए वक़ुआ पर गए हैं? मैंने पूछा। क्या आप मोज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि मकतूल की रिहाइश कराची के किस इलाके में वाक़ थी? बहादुराबाद में, उसने जवाब दिया। बंगला या फ्लैट? फ्लैट। क्या मकतूल का फ्लैट बहादुराबाद के किसी अलग थलग हिस्से में वाक़ था या किसी भरी पूरी बिल्डिंग में? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। भरी पूरी बिल्डिंग में, उसने उलझनज़दा अंदाज में जवाब दिया। आइयो की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस नौइयत के सवालात किस मकसद से कर रहा हूँ। मैंने इसकी उलझन की परवाह किए बगैर एक सनसनाता हुआ इस्तफसार किया। आइयो साहब, आपने चाय वक़ुआ का जितना दर्दनाक नक्शा तैयार किया है, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि मकतूला ने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश की थी और इसी कोशिश में उसका लिबास भी तार-तार हो गया था। लेकिन एक बात की मुझे हैरत है कि वो चीखी चिल्लाई नहीं, उसने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। कहीं वो गूंगी तो नहीं थी? नहीं जनाब, वो गूंगी नहीं थी, वो मानदाना नज़रों से मुझे घूरते हुए बोला। मकतूल भी यकीनन अपनी मदद के लिए चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन मुलजिम ने इसकी पेश नहीं चलने दी। अगर वो चीखी चिल्लाई थी तो आस पड़ोस वालों को इस वाक़े की खबर क्यों नहीं हुई? मैंने एक अहम नुक्ता उठाया, वो इसकी मदद को क्यों नहीं लपके? इस तगाज़ा के गवाहों की फहरिस्त में मकतूल के किसी एक भी पड़ोसी का नाम दर्ज नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने कुछ सुना ही ना हो, कुछ देखा ही ना हो, जबकि वो अपार्टमेंट बिल्डिंग बहादुराबाद के गुज्जान आबाद इलाके में वाक़ है और मकीनों से पूरी तरह भरी हुई भी है। मेरे इन सवालात का आयु के पास कोई जवाब नहीं था, लिहाजा वो आएँ बाएँ शाएँ करते हुए बगलें झाँकने लगा। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आली, सफाई के गवाहान आरिफ और वसीम के बयानात से ये बात बाए सबूत को पहुँच चुकी है कि मेरा मौक्किल और इस मुकदमे का नामजद मुलजिम इमरान अली बेगुनाह है। वो वक़ुआ के रोज़ दोपहर 11 बजे से शाम 7 बजे तक अपने घर से दूर दोस्तों के साथ मौजूद रहा है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि मकतूला रूबी की मौत में उसका कोई हाथ हो। मेरे मौक्किल को किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाने की कोशिश की गई है और मुझे यकीन है कि ये साजिश इसी शख्स की तैयार करता है जिसने मकतूल की शादी वहीद अली से कराई है। चुनाचे मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, चुनाचे मैं मोज़िज़ अदालत से इस्तदा करूँगा कि आइंदा पेशी पर मुराद खान की अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जा सके। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने आइंदा पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में मुराद खान मौजूद था। वो होशियार आंखों का मालिक, एक काइयाँ और शातिर शख्स नज़र आता था। गुज़िश्ता पेशी पर मैं अपने मौक्किल से चाय वक़ुआ से अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करके साबित कर चुका था कि रूबी के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं। आरिफ और वसीम की गवाही ने इमरान के दामन और हाथ को साफ साबित कर दिया था। वकील इस्तग़ासा ने मुराद खान को फारिग किया तो मैं जज की इजाज़त से उसके कटहरे के नज़दीक चला गया। इस पेशी पर मुझे इन अहम मालूमात को इस्तेमाल करना था जो इमरान के चचा हमीद अली की भागदौड़ के नतीजे में मुझ तक पहुंची थीं। मुराद साहब, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरे इल्म के मुताबिक आप मकतूला के शौहर वहीद अली के बहुत गहरे दोस्त हैं। जी, आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसने जवाब दिया। आप हर मुश्किल वक्त में अपने दोस्त के काम आते रहे हैं। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब आपके दोस्त की बेटी लुबना को अगवा कर लिया गया
तो इसकी बाजियाबी के लिए आपने खतीर रकम अपने दोस्त को दी थी। जी, इन लम्हात में वहीद बहुत परेशान था। इसकी परेशानी मुझसे देखी ना गई और मैंने इसके लिए 5 लाख का बंदोबस्त कर दिया। उसने बताया, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम नहीं आएगा तो फिर ऐसी दोस्ती का फ़ायदा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने तायती अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, वहीद अली काफ़ी अर्से तक यही समझता रहा था कि आपने वो रकम इसे अपने पास से दी थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये इंकिशाफ हुआ कि आपने किसी और पार्टी से सूद पर वो रकम लेकर इसे दी थी और माहाना 50,000 रुपये आप इस रकम पर सूद अपनी जेब से सूदखोर को दे रहे थे, तो ये सुनकर वहीद हक्का बक्का रह गया था। मैंने वहीद पर कोई एहसान नहीं किया था। वो एक ख़ास अंदाज में बोला, जब तक मैं अफोर्ड कर सकता था अपनी जेब से सूद की रकम अदा करता रहा और जब मजबूर हो गया तो मैंने वहीद को सूरत हाल से आगाह कर दिया। यकीनन आपने अपने दोस्त वहीद पर तो कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन इस मुअज़्ज़िज़ अदालत पर आपको एक एहसान ज़रूर करना होगा। मैंने मायना खेज़ अंदाज में कहा। अदालत पर एहसान? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कैसा एहसान? आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगे कि आपने किस पार्टी से सूद पर 5 लाख रुपए लेकर अपने दोस्त को दिए थे। मैंने तीखे लहजे में कहा। अदालत इस शख्स का नाम जानना चाहती है। क्यों? वो एकदम परेशान हो गया। मैं क्यों बताऊं इस शख्स का नाम? आपको इस शख्स का नाम इसलिए बताना होगा कि अदालत को आपके बयान की तस्दीक करना है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि मुलजिम ने अदालत में बयान दिया है कि आपने किसी पार्टी से सूद पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। वो सब नकली नोट थे और मुलजिम की बहन के अगवा का ड्रामा भी आप ही ने रचाया था। वो झूठ बोलता है, बकवास करता है। वो गुस्सीली नज़र से मुलजिम की तरफ देखते हुए बोला, मैं भला अपने दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करूँगा? इसे तबाह व बर्बाद करने के लिए, इसकी दौलत और कारोबार हथियाने के लिए। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मुलजिम का बयान है कि उसने खुद अपने कानों से आपकी और मकतूला की गुफ्तगू सुनी थी, जिसमें आपने मकतूला को अपने इस कारनामे से तफसीलन आगाह किया था कि आपने किस तरह वहीद अली को उल्लू बनाकर उसके बंगले को औने पौने बिकवा दिया। आप एक प्रॉपर्टी एजेंट हैं। ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम थी कि PECHS सोसाइटी वाले इस बंगले की मार्केट वैल्यू किसी भी तरह 15 लाख से कम नहीं थी, जबकि आपने वो बंगला सिर्फ 12 लाख में फ़रोख्त करने का ड्रामा रचाकर 3 लाख यहाँ से कमा लिए और 5 लाख वहीद से वापस पैसे ही ले लिए। जिस तरह ये छोटी सी डील आपको रातों रात 8 लाख का मुनाफा दे गई, इसके बाद आपने रूबी के जरिए, मैंने कहा ना, मुलजिम के इन इल्ज़ामात में ज़र्रा बराबर भी हकीकत नहीं है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप मुलजिम की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात को गलत साबित कर दें। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, आप इस सूदखोर पार्टी का नाम बता दें जिससे भारी शरह पर आपने सूद लेकर वहीद अली को 5 लाख रुपए दिए थे। अदालत मुतालिका शख्स को यहाँ बुलाकर आपके बयान की तस्दीक करेगी और आपकी ज़ात हर शक व शुबे से बालातर हो जाएगी। नहीं, मैं इस शख्स का नाम नहीं बता सकता, वो कतईयत से बोला। मिस्टर मुराद, आपको इस पार्टी का नाम बताना पड़ेगा, जज ने सर्जिश करने वाले अंदाज में कहा, ताकि आपके बयान की तस्दीक हो सके। अब मुराद खान की हालत दीदनी थी। वो जज के सामने अकड़ नहीं दिखा सकता था, लिहाजा जुज़बुज़ होते हुए बोला, इस बंदे का नाम सुल्तान खान है। और वो थूक निकलकर हलक तर करते हुए बोला, ये बंदा उधर सोराब कोर्ट में रहता है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि शख्स को अदालती चक्करों में न डाला जाए। ये फैसला करने का इख्तियार अदालत को है कि किस शख्स को किस चक्कर में डालना है और किस बंदे को किस चक्कर से निकालना है, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके लिए आपकी किसी दरख्वास्त या मशवरे की ज़रूरत नहीं। जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। क्या ये दुरुस्त है कि वहीद अली की रूबी से शादी आप ही ने कराई थी? मैंने मुराद खान की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। जी, ये बात दुरुस्त है, उसने तंजिया लहजे में कहा, और इसमें भी आपको मेरी कोई बददियानती नज़र आ रही होगी, है ना? मेरे नज़र आने या ना नज़र आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। आप कितने बदनीयत हैं या कितने साफ नीयत हैं, इसका फैसला करने के लिए ही ये अदालत लगी हुई है।
वो नापसंदीदा नज़र से मुझे घूरने लगा। मैंने इसके अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये बात तय है कि जब कोई शख्स 2 अफराद की शादी कराता है तो वो इन दोनों अफराद से अच्छी तरह वाकिफ होता है। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? जी, ये तो एक असूली बात है, वो गोलमोल लहजे में बोला। इसका ये मतलब हुआ कि आप वहीद अली और मकतूला रूबी से बहुत अच्छी तरह आगाह थे? जी हाँ, वो मुतसब्बिब अंदाज में बोला। वहीद अली से तो आपकी पुरानी दोस्ती है, लिहाजा मैं इसके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। मैंने कहा, सिर्फ इतना बता दें कि आप मकतूला को कब से जानते हैं? लगभग 10 साल से, उसने जवाब दिया। किस हवाले से थी ये जानकारी? मैंने 10 साल पहले रूबी को एक मकान दिलवाया था। इसके बाद हमारे बीच अलेख सलेख शुरू हो गई थी और कभी कभार हमारी मुलाकात भी हो जाती थी, उसने बताया। सिर्फ अलेख सलेख और मुलाकात, या इससे ज़्यादा भी? आप लोगों में कोई रब्त ज़ब्त था? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा। वो निगाह चुराते हुए बोला, सिर्फ अलेख सलेख। मेरी ठोस मालूमात के मुताबिक मकतूला रूबी का ताल्लुक हैदराबाद के एक मखसूस इलाके से था और वो 3 साल पहले ही कराची शिफ्ट हुई थी। मैंने इसे आड़े हाथों लिया। फिर उसने आपकी मदद से 10 साल पहले कराची में एक मकान कैसे ले लिया था? मैं भूल गया हूँ, वो जल्दी से सूरत हाल को संभाला देते हुए बोला। मैंने 3 साल पहले ही इसे मकान दिलवाया होगा। 3 और 10 साल में पूरे 7 साल का फ़र्क है, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट इतने बड़े फ़र्क को भूल नहीं सकता। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलकर मुअज़्ज़िज़ अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो। वकील के बच्चे, वो एकदम आपे से बाहर हो गया। तुम मुझे तबाह करने पर तुले हुए हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने फातिहाना नज़र से जज की तरफ देखते हुए कहा। मुराद खान भरी अदालत में मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है। मुमकिन है किसी ने रूबी को भी मौत के घाट उतारा हो। मुराद खान की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो होशो हवास से बेगाना होकर कटहरे से निकला और मेरी जानिब बढ़ते हुए पेशियाना अंदाज में चिल्लाया, वो तो गई जहन्नुम में, अब तुम्हारी भी खैर नहीं है। अदालत के कमरे में अचानक ही सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो गई थी। मैं मुराद खान की धमकी से ज़रा भी मरूब नहीं हुआ था। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मुतालिका अदालती अमले ने इसे काबू करके हथकड़ी पहना दी। वो पुलिस की हिरासत में फुनकारते हुए कुसीली नज़र से मुझे घूरने लगा। गुज़िश्ता पेशी पर मुराद खान के रवैये ने तमाम हक़ाइक़ पर से पर्दा उठा दिया था। इसका अमल गोया उसका एक बालिग़ जुर्म था। अदालत की हिदायत पर जब इसे पुलिस कस्टडी में दिया गया तो फिर पुलिस को उसकी ज़बान खुलवाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। रूबी और मुराद खान एक ही कुमाश के लोग थे और पिछले 3 साल से वो मिलकर काम कर रहे थे। वहीद अली इनकी 8वां शिकार था। रूबी एक पेशावर औरत थी, इसलिए इनकी गाड़ी बड़ी हमवार चल रही थी, लेकिन इस केस में रूबी ने सब कुछ अकेले ही हड़प करने का फैसला कर लिया था। चुनाचे मुराद खान इसे अपने रास्ते से हटाने पर मजबूर हो गया। मुराद ने कुछ इस अंदाज में रूबी को मौत के घाट उतारा कि कुर्बानी के बकरे के तौर पर इमरान अली की गर्दन फंस जाए, और तकरीबन ऐसा हुआ भी था। लेकिन इमरान की खुशकिस्मती कि ये केस मेरे पास आ गया था। बुराई का अंजाम कभी खुशगवार नहीं होता, चाहे उसका जिम्मेदार कोई भी हो।